लास्ट टाइम हमने एक एग्जांपल दी थी कि बूटस्ट्रैप 5 टीम सेक्शन। देखिए जब आप इस बूटस्ट्रैप 5 टीम सेक्शन पे आते हैं, फर्स्ट करें एक अभी आपको पता चल जाएगा वैसे क्या है, वैसे दिख जाए तो ज़्यादा बेटर है। अब ज़रा आप इसको देखें, ये आपको तकरीबन बहुत सारी वेबसाइट्स में ये सेक्शन दिखता है। ठीक है, ये कुछ इतना कोई मुझे तो खास नहीं लग रहा, कुछ और देख लेते हैं। अब एक ये सेक्शन देख लें। देखिए ये मोबाइल व्यू है बेसिकली, ये नॉर्मल व्यू में ये एक्सपेंड हो जाएगा, फुल पे आ जाएगा। सही है, लेकिन अब देखें इसका डिज़ाइन देखें आप। सही है, इसके ये पूरे बटन्स देखें किस तरीके से इसका फॉन्ट सेट हुआ हुआ है, सब कुछ हुआ हुआ है। मेरा यही मकसद था कि जो हीरो इमेज है उसके बाद हम ऐसे ही सेक्शंस उठाएंगे। अब मुझे अबाउट सेक्शन चाहिए, मैं आके लिखूंगा यहाँ पे बूटस्ट्रैप 5 अबाउट अस पेज। अब अबाउट अस पेज पे आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दिख जाएंगे। अब देखें आपको जो पसंद आए आप उठा लें। अब जैसे कि ये वाला पेज है, यहाँ एक बहुत जेनेरिक देख लेते हैं, एक जेनेरिक हमारे पास हो, फिर इतने मज़े के नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स मिल जाएंगी जो ये सर्विस देती हैं। अब ये उन्होंने बेसिकली एक टेम्पलेट दिया हुआ है, कह रहे हैं वो डाउनलोड कर लें आप। कुछ और देख लेते हैं हम लोग। ये कलर लिप बहुत बेहतरीन देता है वैसे नॉर्मली। अब आपके पास देखें ये पूरी की पूरी ये तो टेम्पलेट्स दे रहा है। अब इन टेम्पलेट्स में भी अगर आप थोड़ा वॉक थ्रू करेंगे ना, तो आपको आपके जो नॉर्मल जो टेम्पलेट्स होते हैं आपकी वेबसाइट्स में वो आपको दिखते हैं। ये उसका इस वेबसाइट का फ्रंट पेज है। अब देखें हो सकता है कि आपको ये जो हीरो इमेज का स्टाइल है ना ये पसंद आया। ज़रूरी नहीं कि आप इस पूरी वेबसाइट को कॉपी करें। आप जाएंगे इसके कोड में, और ये वाला जो सेक्शन है ना, ये सिर्फ ये पहली इमेज वाला, इसमें ये जैसे ये लिखा हुआ है, ये शॉप नाउ का बटन बना हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं, आप सिर्फ ये उठा लेंगे। अब आप देख रहे हैं ये भी कुरैसल है, जो मैंने कुरैसल बनाया था ये बिल्कुल वैसा ही कुरैसल है, सिर्फ इसमें बटन्स डिफरेंट है और डिज़ाइन डिफरेंट है। आपको ये पसंद आ रहा है आप ये सेक्शन उठा लें। आप नीचे आएँ तो ट्रेंडिंग दिस वीक का सेक्शन आप देख लें, कस्टमर टेस्टिमोनियल देख लें, यू मे लाइक। अब ये बहुत ज़बरदस्त ई कॉमर्स की एक वेबसाइट है। अब इसका फुटर है, ये बहुत टिपिकल फुटर है, नॉर्मली आपको ऐसा ही दिखता है। अब आप इस फुटर को उठा लें। सही है, अब ये इसमें भी साइंस है। जो ई कॉमर्स का फुटर होता है उसका एक डिज़ाइन होता है, जो एक सॉफ्टवेयर कंपनी होती है उसका एक अलग फुटर का थोड़ा सा डिज़ाइन होता है। हर जो आपकी वेबसाइट है सर्टेन, उसका एक अपना एक डिज़ाइन है, तो उसके हवाले से आप अपना टेम्पलेट उठाइए। अगर आपका ई कॉमर्स का काम है तो आप ई कॉमर्स के 15-20 टेम्पलेट्स खोल लें। उसमें आप देखेंगे आपको होम पेज बनाना है, तो आप होम पेज के टेम्पलेट्स देखते जाएं, जिसका आपको पसंद है उसका कोड उठाएं और एक अपने फोल्डर में अपने index.html में पेस्ट कर लें। उसके बाद अब आपको चाहिए प्रोडक्ट्स पेज, आप सबके प्रोडक्ट्स पेज खोलें और एक एक करके पेस्ट करते जाएं। नॉर्मली आप ऐसे ही काम करते हैं। आगे के जो उस वेबसाइट में भी आपके और पेजेस लगेंगे, अबाउट अस लगेगा, सर्विसेज लगेगा, पोर्टफोलियो लगेगा और फुटर लगेगा, वो भी आप ऐसे सिंपली उठा सकते हैं। ज़्यादा आप उसमें मेहनत है ही नहीं, लेकिन वो भी फिर भी हम एक दफ़ा कर लेंगे, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। हम कलर लिब में आते हैं, ये वाले में। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास कितने ज़्यादा ऑप्शंस हैं इधर। इसी तरीके से आप लिख सकते हैं कि एक बहुत पॉपुलर डिमांड है बूटस्ट्रैप 5 कार्ड्स डिज़ाइन, और ये सब फ्री है जो सारे आपको वेबसाइट्स में दिख रहा है। अब देखें ये इसने कुछ कार्ड्स बनाए हुए हैं, एक बहुत अच्छे कार्ड्स दिख रहे हैं। ये नॉर्मली आपको दिखते हैं जब आप किसी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कंपनी में देखते हैं। अगर आपको दिख रहा हो तो ये क्या कह रहा है, ये मेल चिम्प है, ये ड्रिबल है और ये रेडिट है।
तकरीबन वैसा ही है। इसके अलावा ये वाले कार्ड्स हैं जो कि आपको ई कॉमर्स में दिखते हैं, ठीक है। और आप आए तो ये आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन वाले कार्ड्स हैं। अब आप देख रहे हैं कि जो हमारे पास कौन सा सर्विसेज वाला जो सेक्शन था, अब ये जो है ना ये कार्ड्स ये सर्विसेज सेक्शन में फिट बैठेंगे। क्यों? क्योंकि आप सबसे ऊपर हेडिंग देंगे कि आप कौन सी सर्विस देते हैं, आप उस सर्विस की एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन दे देंगे और नीचे से उसकी एक छोटी सी इमेज आप लगा देंगे, आप बैकग्राउंड इमेज उस सर्विस की लगा देंगे उससे रिलेटेड, ताकि पता लगे कि ये आपने इस सर्विस का काम किया है। ये बहुत सिंपल से कार्ड्स हैं, ये काफ़ी अच्छे कार्ड्स लग रहे हैं। तो ये आपके पास इस तरीके से टेम्पलेट्स आते हैं। अब ये अबाउट अस पेज है, मुझे टिपिकल ऐसा अबाउट अस पेज अच्छा लगता है, सही है। मैं इसी को ढूंढ रहा था कि एक तरफ टेक्स्ट हो, एक तरफ इमेज हो, और उसके ठीक नीचे ही दूसरी तरफ इमेज होती है और उसके अगेंस्ट में टेक्स्ट होती है। नॉर्मली अबाउट अस पेज का डिज़ाइन ऐसा ही होता है कि आपकी एक तरफ इमेज, एक तरफ टेक्स्ट, एक तरफ इमेज और एक तरफ टेक्स्ट। अगर आप डेमो में जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये इसका क्या है, इसका कोड है। अब इसने थोड़ी बहुत एनिमेशंस भी लगाई हुई हैं। अब इसने बहुत ज़्यादा अपनी कस्टम वो भी लगाई हुई है, कस्टम CSS। लेकिन इधर कॉपी करने का तरीका ये होता है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, SCSS, सही है। यानी कि ये सैस फाइल है, तो यहाँ पे आके आप क्लिक करते हैं व्यू कंपाइल्ड CSS। जब आप व्यू कंपाइल्ड CSS करते हैं तो अब आपका क्या हो गया, ये CSS में कन्वर्ट हो गया है, सही है। तो ये सारा मेथडोलॉजीज होती हैं जिस तरीके से आप ये सारे काम इन नज़र से उठा सकते हैं और इसको अपना कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, आप यूज़ भी कर सकते हैं। और यही आप देखेंगे कि इनको उठा के हम एक पूरी फुल फ्लेज वेबसाइट बना लेंगे। अगेन ये कोई आपसे सवाल पूछ सकता है यार ये तो पूरा पूरा काम हम उठा रहे हैं, सही है। तो अगेन इसका जवाब यही है कि अभी आप लोगों का जो लेवल है वो आप बिल्कुल ही समझ लें कि बिगिनर्स हैं, सही। अभी आपने फुल स्टैक डेवलपमेंट में बिल्कुल पैर रखा है, अभी आपको बहुत टाइम लगता है एक थोड़ा बहुत एक अच्छे लेवल पे आने के लिए। तो उसके लिए बेटर ये है कि अब आप ये इस चीज़ का तो इंतज़ार आप नहीं करेंगे कि जब तक आपका खुद का डिज़ाइन अच्छा हो, जब आपकी खुद की कोडिंग अच्छी हो, सही। आप 2-3 साल इंटर्नशिप करते रहें, 2-3 साल आप उसको सीखते रहें, उससे बेटर नहीं है कि वो 2-3 साल आप कमाना भी शुरू कर दें। अब उसके लिए आपको ये थोड़ा सा इंटेलिजेंट ट्रिक्स सीखनी पड़ती हैं, कौन सी चीज़ कैसे क्विकली उठानी है, वहाँ पे पेस्ट करनी है, ऐसे करना है, वैसे करना है। थोड़ा सा ये इंटेलिजेंट प्ले करना पड़ता है। उससे क्या होता है कि आपकी प्रोडक्शन जो है वो फास्ट हो जाती है। आपने 4 प्रोजेक्ट एक साथ उठाए हुए हैं, चारों को वेबसाइट बनवानी है, आपने उस टेम्पलेट्स उठाए बनाया, एक दिन में भी आप 3-4 वेबसाइट डिलीवर कर सकते हैं अगर आप सुबह से रात तक काम कर रहे हैं, ठीक है। वरना अगर आप भले आपको 2-3 साल हो चुके हैं, आप 3-4 साल से लगे हुए हैं फ्रंट एंड पे, बूटस्ट्रैप पे, किस पे भी आप खुद सारा कोड करते हैं, उसके बावजूद भी पूरी फुल फ्लैज वेबसाइट बनाने में आपको एटलीस्ट 1 हफ्ता तो लगेगा, समझ रहे हैं, एक वेबसाइट बनाने में। अब आपके पास 4 वेबसाइट का काम है, अब वो जो चौथी वेबसाइट वाला है वो बोल, आप उसको ये तो नहीं कह सकते यार मैं 4 हफ्ते के बाद तुम्हें वेबसाइट दूंगा, सही है। वो तो बोलेगा मुझे अभी दो। उसकी वजह क्या है कि उसके पास ऑप्शंस बहुत है। आप उसको बोलोगे मैं यार फिलहाल बिजी हूँ, मेरे पास 3 ऑर्डर्स पहले से ही हैं, तुम्हारा ऑर्डर जो है मैं ये आपका 3 हफ्ते के बाद शुरू करूँगा, चौथे हफ्ते में ख़त्म होगा। वो तो बोलेगा कि भाई ठीक है तुम रहने दो। उसके बाद 50 लोगों ने और मैसेज किया हुआ है कि हमें काम दे दो, हमें काम दे दो, सही है। तो क्लाइंट वहाँ पे फंसता है कि आप उसको बोलोगे नहीं मैं आपको ये काम क्विकली कर दूंगा, कल शाम तक कर दूंगा, समझ रहे हैं। अब जो खुद काम कर रहा है ना वो बेचारा लिमिटेड है, वो फंसा हुआ है। अब उसको काम वो आता ही कैसा है, मैनुअल करना। इवन अगर वो उसका काम आज भी शुरू करता है उसको कितने दिन लगेंगे, 7 दिन लगेंगे, और आप उसको कितना बोल रहे हो, 2 दिन। तो आपको उल्टा टिप भी देगा वो, हालांकि काम आपने सारा जुगाड़ पे किया है, लेकिन फिर भी वो आपको टिप देके जाएगा। उसकी वजह क्या है कि उसके लिए उसका काम ज़रूरी है, उसका काम हो गया, 2 दिन में हो गया, उसने आपने उसका टाइम बचाया, और टाइम इज़ मनी, सही है। उसका आपने फ़ायदा किया, वो आपका फ़ायदा करा देगा। अब जो बेचारा वो 7 दिन वाला है वो बैठा रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो 7 दिन वाला है उसकी कहीं पे वैल्यू नहीं है। कुछ कंपनीज़ हैं, बड़ी कंपनीज़ हैं जो क्या करती हैं कि फुल स्टैक डेवलपर्स उठाती हैं,
वो फुल स्टैक डेवलपर्स को कहती हैं भाई तुम 2 महीने लगाओ लेकिन ये वाला जो पेज है एज इट इज़ बना के दो। सही है, उनकी अपनी मार्केट है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि उस मार्केट में जाने के लिए आपको 3-4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। जब तक आपके पास 3-4 साल का एक्सपीरियंस नहीं है आपको वहाँ पे कोई लिफ्ट ही नहीं देगा। जब तक उनको 3-4 साल तक अगेन कोई आपको लिफ्ट नहीं दे रहा तो आप 3-4 साल तक इंतजार तो नहीं करोगे। बात समझ रहे हैं? सैलानी में बहुत ज़्यादा एक ड्रॉप आउट था स्टूडेंट्स का, 450 से मैंने आपको बताया था 25 बच्चे रह गए थे। उसकी वजह ये थी कि वो लोग इसी अप्रोच पे काम कराते थे। इंटर्नशिप करो, 1 साल तक इंटर्नशिप करो, 1 साल के बाद फिर जूनियर लेवल पे आओ, जूनियर लेवल को फिर 2 साल चलाओ, फिर 3-4 साल के बाद जाके आप अच्छे एक फ्रंट एंड डेवलपर बन पाओगे। बच्चे भाग गए। 4 साल किसको इंतज़ार करना है? सही। उसके बाद ई कॉमर्स आया। अब ई कॉमर्स क्या कह रहा था कि ड्रॉप शिपिंग का स्टोर बनाओ, 1 महीने के अंदर रिटर्न शुरू। सही है। 2-3 महीने सीखने में लगते हैं, आपका चौथे महीने में आपने स्टोर बनाया, आपका 1 महीने में रिटर्न शुरू। तो लोग ज़्यादा कहाँ भागे ई कॉमर्स की तरफ? की वजह क्या थी कि लोगों को जल्द से जल्द रिटर्न दिख रहा था। यही काम यहाँ पर भी है। आपको जितना जल्दी आप काम करना जानते हैं, आपकी प्रैक्टिस जितनी अच्छी है, ये आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक बूटस्ट्रैप की ज़ीरो प्रैक्टिस की है, क्लासेस बिल्कुल यूज़ नहीं किए हैं, आपको नुकसान होगा। ठीक है। जब आप क्लास के साथ चलते हैं आपका माइंड फ्रेश होता है, हर चीज़ ताज़ी होती है, तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। आई थिंक मैंने एक असाइनमेंट दिया था लास्ट टाइम आपको। क्या असाइनमेंट था वो? उसकी ग्रेडिंग वेडिंग कुछ हुई है? नहीं नहीं, मैं उसको चलो उनका पहले देख लेते हैं, उन्होंने जिन्होंने ओवरव्यू दिया था, वो मतलब जिन्होंने बनाया। क्योंकि आपने फायर बेस पे सबने डिप्लॉय किया होगा जिस जिसने बनाया। अब्दुल करीम कौन है? ठीक है। आपने ये चीज़ नोटिस नहीं की कि ये इन दोनों में फ़र्क है? बिहार की वजह से आया है। बिहार बिहार। एक दूसरा इसका टैक्स ज़्यादा है, उसका बिहार ऊपर से आया ना, तो थोड़ा सा नीचे पिक्सलेटेड हो गया। आपकी तस्वीरें अलाइन नहीं है। यार इसके आपको 100 रुपये भी नहीं मिलेंगे, मैं बता रहा हूँ। पे इजी स्क्रॉल लगा हुआ है। इजी स्क्रॉल है। ये क्या है? कंटेनर यूज़ नहीं किया? कंटेनर नहीं है भाई इधर। अरे ऊपर इतना बड़ा लोगो नहीं होता भाई। ये आप कर सकते थे, AKSC कर लेते आप। ये कुरैसल उठाया है वहीं से।
मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग। आपकी इमेज बहुत हैवी है। क्या होता है? नहीं नहीं नहीं, वो वाला काम जो हमने लास्ट क्लास में किया था कि वो शेडो आ गया, वो नहीं हुआ। चलो उसको देख लेंगे हम लोग। बाकी आपकी वेबसाइट थोड़ी कंसिडरेबल बेटर है, आपको 100 रुपये मिल जाएंगे। वैसे यहाँ पे इसमें एक मिस्टेक है, आपका कोरेसल ऊपर भाग गया है। आपने जो आपका नेविगेशन है आपने उसको फिक्स किया हुआ है, तो आपका जो कोरेसल है ना, आपको MB3 देना चाहिए था, 3 या 2। इसकी तो 100 VH नहीं है ये? नहीं नहीं, इसको 100, इसका जो मेन जो उसका कंटेनर है ना, उसको 100 VH करो। ये आई थिंक यही मसला हमने डिस्कस किया था जब हम वो कुरैसल कर रहे थे, तो वो कुरैसल भी यूँ ऊपर आ गया था। तो हमने यही इसका हल किया था कि वो 100 VH किया था उसके कंटेनर एलिमेंट का, और जो IMG का टैग है उसमें इमेज फ्लूइड इमेज फ्लूइड इमेज फ्लूइड लगाया था, तो वो सारे वो हो गए थे। खैर चलो, बाकी बेटर है, इतना बुरा नहीं है। लोगो भी सही लगाया है, वो सही लग रहा है। सही है, तो ये कुछ आपकी वेबसाइट्स हैं। अब आप देख रहे हैं कि यही मैं बात कर रहा था कि आपने बूटस्ट्रैप इतनी कर ली है कि आप देख के एक चीज़ बना सकते हैं। ठीक है। अब इनमें से जो कुछ आप में से लोगों ने सेक्शंस बनाए होंगे जो हमने इवन यहाँ डिस्कस भी नहीं किए हुए, तो आप देख रहे हैं कि उन्होंने वो ज़्यादा बेटर बनाए हैं। इवन कुरैसल वो उनका थोड़ा सा रह गया था, तो उन्होंने उसमें थोड़ी मिस्टेक कर ली थी, बाकी इनके सारे जो सेक्शन थे परफेक्ट थे। तो ये वही चीज़ है कि क्योंकि उसमें जस्ट आपको ना अब वो सारी वही क्लासेस लगानी है जो कि ऊपर हमने यूज़ कर ली है। अब आप सबको पता है कि MP5 लगाने से बॉटम मार्जिन लगता है, आप सबको पता है MT लगाने से मार्जिन टॉप लगता है, और P5 करने से पैडिंग लग जाएगी हर जगह से, तो आपको ये सब पता है। अब BG डार्क से वो आपका बैकग्राउंड डार्क हो जाएगा, BG लाइट से बैकग्राउंड लाइट हो जाएगा। तो ये अब सारी क्लासेस यही यूज़ होती रहती हैं, बाकी कोई इसमें बदलाव है ही नहीं। सही है। आपने रॉ और ग्रिड बनाना भी आपने सीख लिया था कि रॉ और कॉलम से कैसे ग्रिड बनाया जाता है, डी फ्लैक्स से हम लोग कैसे फ्लैक्स लगा रहे थे। तो ये सारी चीज़ें आप कर चुके हैं, बस यही इनका जस्ट यूसेज है। आप सिंपल CSS लगा लें। CSS आप लगा सकते हैं, डरे नहीं, वो भी बूटस्ट्रैप भी CSS में ही लिखी गई है। हाँ हाँ, पे लग जाएगा। आप उस पर बैकग्राउंड में जो उसका कलर है ना, वो बदल दें, PTN का वो हट हो जाता है। इवन वो आपको उसकी डॉक्यूमेंटेशन में वो बताता भी है कि वो कैसे बदलना है। सही है। डॉक्यूमेंटेशन को सबसे ज़्यादा पढ़ें, बूटस्ट्रैप की डॉक्यूमेंटेशन आपको बहुत फ़ायदा देगी। इसके अलावा जो भी आप टेक्नोलॉजी आगे पढ़ेंगे, वो आपको जो पहली चीज़ है वो कौन कहाँ पे जाना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन। बातें ना करें भाई। सही है। तो डॉक्यूमेंटेशन आपकी जो होती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, थोड़ी अंग्रेज़ी ज़बान में होती है, मुश्किल होती है, उसको जिसको समझ में नहीं आ रही वो ट्रांसलेट कर ले। नहीं 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 नहीं, नहीं आप उसमें, आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि उस पर बैकग्राउंड जो कलर है ना, आप नॉर्मली करके देखा करें ऐसे, कि ये चीज़ तो मैंने बताई थी। यहाँ पे ना वो नॉर्मली CSS की क्लासेस बताता है। ये देखें, ओपेसिटी लगी हुई है, एनिमेशन लगी हुई है, डिस्प्ले लगा हुआ है, पैडिंग लगा हुआ है, पोजीशन लगा हुआ है, कलर लगा हुआ है। सही है। अब आप इस पे कलर को बदल के आप कोई और कलर कर लें अगर इसमें। सही है, मैं इसको कर लेता हूँ रेड। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ इसका कलर बदला होगा। तो इसी के नीचे आप नीचे जाएं, ये ब्लू कुछ हुआ हुआ है, आप ब्लू को हटा के कुछ और करके पिंक कर लें, तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं पे कोई चीज़ बदली होगी, इसका कलर रेड हुआ होगा। तो आप पहले जाके ना चेक कर लें कि CSS नेटिव प्रॉपर्टीज़ में से
वो कलर जो ब्लैक कलर लगा हुआ है वो कौन सी प्रॉपर्टी में लगाया हुआ है, आप जाके वो प्रॉपर्टी ओवरराइड कर दें उसी क्लास के ऊपर। सही है, जैसे कि अब नेव बार में बीजी नेव लाइट था, पता नहीं फटी, तो जो हमारे पास था नेव बार लाइट और नेव बार डार्क, जो कि आपका कलर डिफाइन करता है। अब ये जो नेव बार लाइट और नेव बार डार्क है ना, वो आपको कलर डिफाइन करता है आपकी टेक्स्ट का। ये आपको दिमाग में रखना चाहिए। उसमें बीजी डार्क और बीजी लाइट होता है जो बताता है कि इसका बैकग्राउंड कलर क्या है। उसका कलर आप जाके देखेंगे नेटिव प्रॉपर्टीज में कैसे लगाया हुआ है, आप उसको ओवरराइड कर दें बीजी डार्क के ऊपर ही, मतलब बीजी डार्क को यूज करें और उस क्लास का कलर बदल दें, या आप अपना कस्टम कलर दे दें लेकिन उस क्लास को बाद में लगा दें, तो पहली वाली क्लास ओवरराइड हो जाती है। तो ये आपका सिंपल तरीकेकार होता है, थोड़े से टेक्निक्स हैं, यहाँ पे ज़्यादा पता लग जाता है कि कौन सा कलर किस प्रॉपर्टी के थ्रू अटैच्ड है, और वो एक्सक्लेमेशन देके इंपॉर्टेंट लगा लें अगर फिर भी नहीं हो रहा, इनलाइन सीएसएस लगा लें, ज़्यादा पावरफुल है। तो ये आईडी देके लगा दें तो और ज़्यादा पावरफुल है। टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी थोड़ी टेक्निकल प्रॉपर्टी है। टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी जो नॉर्मली बनाई गई है वो टेक्स्ट के लिए, वो लेआउट अलाइनमेंट के लिए नहीं है। टेक्स्ट पे अब आप देखेंगे वो किस पे लगा रहे हैं, आप जो ये वाला अलाइनमेंट वाला इशू है, तो इस पे होता है कि आप पहले देखेंगे क्या उसके पास स्पेस है। आप अपने एलिमेंट को राइट क्लिक करें, सही है। अब मुझे बताएं कि ये चैनल आउट कंटेंट जो है इसके पास लेफ्ट में स्पेस है, थोड़ी सी है, सही है। तो अब मैं इसको टेक्स्ट अलाइन अगर मैं इसको करता हूँ ये लेफ्ट पे, तो ये थोड़ा सा मूव होगा क्योंकि इसके पास स्पेस है। तो पहला स्टेप होता है कि आपको अगर अलाइनमेंट सेट करनी है कि आप देखेंगे इसके पास स्पेस है, अगर स्पेस नहीं है तो आप इसके पेरेंट एलिमेंट को विड्थ बढ़ाएं ताकि उसके पास स्पेस हो, तब जाके आपकी टेक्स्ट अलाइन काम करती है। सबसे मेजर 95% जो मैंने एरर देखा है वो यही होता है कि बच्चे टेक्स्ट अलाइन लगा लेते हैं लेकिन ये नहीं देखते कि क्या पेरेंट के पास स्पेस भी है। जब स्पेस नहीं होगी आप टेक्स्ट लाइन लगाएंगे, वो टेक्स्ट लाइन लग रही है लेकिन क्योंकि वो स्पेस नहीं है तो वो उसने वहीं पे ही उसको अलाइन सेंटर कर दिया है, लेकिन वो आपको इफेक्ट नहीं दिखाता है। तो ये थोड़ा बहुत आपका इंट्रोडक्शन था, सॉरी क्या कह लें इसको, ओवरव्यू था बूटस्ट्रैप का। अब हम थोड़ा चलते हैं जावा स्क्रिप्ट पे, सही है जी। जावा स्क्रिप्ट पे हम चलते हैं। तो अभी तक आप यार ये कोई, अब देखें अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा HTML CSS, आपको शुरू में लगता है कि आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है, सही है, डिव लगा रहे हैं, HTML लगा रहे हैं, हम तो प्रोग्रामर बन गए क्या। हाँ यहीं से आपको घर वाले देख रहे होंगे, बच्चा कुछ ना कुछ टाइप कर रहा है, टैग बना रहा है, वो बोल रहे होंगे भाई ये तो हैकर बनेगा, सही है। तो वो दिखने में बहुत अच्छा लगता है, लगता भी है, लेकिन मज़े की बात है कि HTML CSS बूटस्ट्रैप जो भी चीज़ अभी तक आपने पढ़ी है उसमें से कोई भी चीज़ प्रोग्रामिंग नहीं है, सही है। इसको हम लोग टेम्पलेटिंग इंजन्स कह लेते हैं, लेकिन ये प्रोग्रामिंग नहीं है। HTML भी प्रोग्रामिंग नहीं है, CSS भी प्रोग्रामिंग नहीं है। उसकी वजह क्या है कि आपने अभी तक कोई भी लॉजिक लिखी है, कोई भी लॉजिक आपने लिखी है, आपने दूसरों की लॉजिक लिखी हुई इस्तेमाल की है। बैकग्राउंड कलर रेड कर दो, अब आपको बताया गया था बैकग्राउंड कलर रेड करने के लिए क्या लिखना है, बैकग्राउंड, और उसको प्रॉपर्टी क्या देनी है, रेड, तो आपका बैकग्राउंड क्या हो जाएगा, रेड। तो कहते हैं स्पून फीडिंग, कि आपको एक एक लफ्ज़ बताया जा रहा है, अब इसके पीछे मेहनत किसी और की है जिसने ये सारी प्रोग्रामिंग की है कि जब बंदा ये प्रोग्रामिंग रेड लिखे, सॉरी बैकग्राउंड रेड लिखे, तो आपका कलर क्या हो जाए, रेड। ये किसी ने काम किया हुआ है पहले से, वो प्रोग्रामर वो था, आप नहीं हो, सही है। अभी तक आपने जो काम किया है वो बेसिकली क्या था, टेम्पलेटिंग इंजन था वो। तो अभी तक आप प्रोग्रामर कहलाने के लायक हो ही नहीं। सुनने में थोड़ा बुरा लगता है लेकिन क्या करें, हकीकत है, सही है। अब मजे की वाली बात है कि आप यहाँ बनने तो प्रोग्रामर ही आए हो, सही है, तो आपको प्रोग्रामर तो बनाना पड़ेगा। उसके लिए अब आपके पास जो स्टार्ट है वो जावास्क्रिप्ट है, सही है। इवन जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज जो है वो भी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहलाती है। अब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है, अब थोड़े 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 ना मुश्किल मुश्किल अल्फाज आएंगे, लेकिन समझ में ना आए, सुन के बस एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दो, लेकिन ये होगा कि अगली बार जब आएगा ना तो आपको ये हाँ ये सुना सुनाया तो लगता है, ठीक है।
जावा स्क्रिप्ट थोड़ा बहुत मैचिंग में कुछ ना कुछ है। तो वो बस याद रखना ज़रूरी नहीं है, जो भी अंग्रेज़ी का मुश्किल लफ्ज़ है, बस ये हो कि कोई आपके सामने बोले हाँ यार सुना तो था, कुछ ना कुछ होता है। तो अब पहले हम बात कर लेते हैं कि HTML CSS प्रोग्रामिंग क्यों नहीं है। सही है। प्रोग्रामिंग एक ऐसी ज़बान को कहते हैं जिससे आप अपने कंप्यूटर से कम्युनिकेट करें। सही है। जिस तरीके से हमारी ज़बान कौन सी है, उर्दू। अब मैंने उस बच्चे को कहा कि मेरे लिए पानी ले आए, सही है, उसको पता था कि मुझे क्या करना है, वो कूलर पे गया, उसने पानी भरा, वो मेरे पास आके लेके आ गया। सही है। मैंने इंस्ट्रक्शन दी, वो काम करके आया। सही है। मेरे सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन पे। अब वो मैंने दिया कैसे इंस्ट्रक्शन, मेरे एक सेंटेंस से, एक लफ्ज़ अल्फाजों से, जो कि किस ज़बान में थे, उर्दू में। अब ज़रूरी यह है कि उसको भी उर्दू आती है और मुझे भी उर्दू आती है। अब जब मैं चाइना गया तो चाइना में जाके मैंने उससे बोला कि भाई मुझे पानी चाहिए, तो उसने आगे तो बोला क्षमा। अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्षमा का क्या मतलब है, और उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है। अब ये मसला क्या हो गया, लैंग्वेज बैरियर। उसका जो लैंग्वेज है वो मुझे नहीं आती, मेरी जो लैंग्वेज है वो उसकी नहीं आ उसको उसको नहीं आती। अब दो एक दूसरे की बात समझने के लिए ज़रूरी है कि दोनों में से किसी एक को दूसरे की ज़बान सीखनी पड़ती है। अब ये देखा जाता है कि वो ज़बान वो सीखता है जिसका काम हो। इसी तरीके से जो आपके कंप्यूटर्स हैं, इसकी भी एक ज़बान है। इसकी जो बेसिक ज़बान है वो है बाइनरी। कंप्यूटर बाइनरी के अलावा और कोई ज़बान नहीं समझता। बाइनरी 1-0, ठीक है, 0-1 0-1 0-1 और कुछ भी नहीं। बाइनरी ही उसकी मेन लैंग्वेज है, और बाइनरी में ही वो हर काम समझता है। मैंने आप लोगों से एस्की कोड का भी डिस्कस किया है। किसी ने एस्की कोड का नाम सुना है? मैट्रिक में किसी ने कंप्यूटर साइंस ले ली थी? अच्छा। देखें, दुनिया में तकरीबन ज़्यादातर जो काम है वो हमेशा जो है अमेरिका करता है। पता नहीं उनका दिल करता है। ठीक है। उनको लगता है कि दुनिया में और किसी को कुछ भी नहीं आता, और एक जगह पे वो सही भी हैं, तो हर काम वही करते हैं। तो जब बाइनरी सिस्टम आया, सही है, अब बाइनरी सिस्टम में कितने लफ्ज़ थे, 0-1। अब प्रॉब्लम ये थी कि शुरू शुरू में जब नए नए कंप्यूटर्स बने, तो जो साइंटिस्ट थे सिर्फ वो कंप्यूटर को यूज़ करते थे। अब वो टाइपिंग किस में करते थे, 0-1 0-1 0-1। अब जो एक नॉर्मल बंदा है जैसे मैं हूँ, अब मैं अगर अपना नाम टाइप करूँगा तो मैं पहले ए टाइप करूँगा, मैं के टाइप करूँगा, मैं एच टाइप करूँगा, मैं एल टाइप करूँगा, और ए और क्यू। मैं 1-0 1-0 तो नहीं करूँगा, मुझे ना याद रहेगा ना मुझे पता है। मैं सिंपल बोलूँगा ए के चलेगी। अब मज़े की बात है, जो ए है कंप्यूटर उसको नहीं जानता, कंप्यूटर को नहीं पता ए क्या होता है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने बोला कि हम रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं। सही है, हम एक चीज़ों के नाम रख लेते हैं। कैसे कि अब ये आप देख रहे हैं, ये पूरा कोड है 0-0-1-0-0-0-0-1। ये किसके बराबर है, ए। इसका मतलब है कि जब आप कीबोर्ड पे ए टाइप करते हैं, तो आपके ये कीबोर्ड की जो तार है उसमें से कौन सा कोड आउटपुट होता है, आपका जो प्रोसेसर है उस तक ये चीज़ पहुंचती है, ये वाली। और प्रोसेसर इसको समझ लेता है कि ये चीज़ सेव करनी है और यही हमने डिस्क पे लिखनी है। अब जब आपको वो मॉनिटर पे उसको दिखाना होता है या रीड करना होता है, या आप सेव हुई हुई फाइल ओपन करते हैं, तो जहाँ पर अब प्रोसेसर को 0-0-1 0-0-0-0-1 ये कोड दिखता है, उसकी जगह पे स्क्रीन पे वो आपको क्या दिखा देता है, ए। बात समझ रहे हैं? अब उसको प्रोसेसिंग करनी है, ए के एच एल ए क्यू एक साथ लिखना है। तो अब वो क्या करेगा, ए के बजाय क्या कोड सेव करेगा, ये पूरा। उसके बाद के, तो के की जगह ये वाला पूरा कोड। अब ये सारी यूनिक है, आप इसको गौर से देखें तो यूनिक है। उसके बाद एच, तो ये इसका कोड है। तो ये सारे कोड किस में है, बाइनरीज में। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको कंप्यूटर, इसका मतलब ये बनता है कि अगर आपको कंप्यूटर को कोई भी चीज़ बतानी है,
कंप्यूटर से आपको कोई भी काम लेना है तो आपको कौन सी ज़बान सीखनी पड़ेगी? बाइनरी। अब अगर आप बाइनरी सीख भी लेंगे तो आप इतने तो उस्ताद नहीं बनेंगे कि आप सबके ये कोड्स याद करें। तो ये तो सिर्फ ABCD है। उसके बाद प्लस, प्लस का बिल्कुल ही अलग ही कोड होगा। फिर उसके बाद माइनस का अलग कोड होगा, कैरेक्टर्स का अलग कोड होगा। सेव, जो आप एक बटन को क्लिक कर लेते हैं, फ्लॉपी बनी हुई होती है तो पूरी फाइल सेव हो जाती है, उसके पीछे बहुत बड़ा एक ऑपरेशन हो रहा है। वो ऑपरेशन जो आपको नहीं नज़र आता लेकिन पीछे हो रहा है, कमांड्स चल रही हैं, ये सारी आपको किस में करनी पड़ेंगी? बाइनरीज में। हाँ, तो ये कंप्यूटर को बताने के लिए कि ये स्मॉल के है वो लार्ज के, स्मॉल ABCD लार्ज ABCD। जितने भी आपके पास कैरेक्टर्स कीबोर्ड पे नज़र आते हैं ना, उन सब का ASCII कोड बनाया हुआ है। तो ये इसका फुल फॉर्म भी है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, कुछ ऐसे ही कुछ है। देख लेना अगर मैंने कोई मिस्टेक की तो। कौन सा? ये बाइनरीज। बाइनरीज जो है वो अभी हम बताते हैं कि वो क्यों हम लोग ABCD करते हैं, वो क्यों नहीं करते। नहीं, ये कंप्यूटर्स में ये जो आपकी बाइनरी लेयर होती है छुपी हुई होती है। सही है। अब देखें, ये जाहिर सी बात है, ये कोई भी याद नहीं रखेगा और ये कोई सेंस भी नहीं बनाता। बात समझ रहे हैं? तो उसके बाद जो जब आपके कंप्यूटर्स बढ़ने लगे, अच्छे होने लगे, तो आपके पास लोगों ने कहा कि यार ये कोई भी याद नहीं कर रहा। इसके लिए उन्होंने फिर एक बनाई मशीन लैंग्वेज। ठीक है। मशीन लैंग्वेज क्या थी? मशीन लैंग्वेज में ये सारे जो लेटर्स थे, इसमें बाइनरी कोड पीछे से सेव हुआ हुआ था, लेकिन उसमें 10 फिर भी आता था। उसने सिर्फ क्या किया था, थोड़ा शॉर्ट किया था सारे प्रोसेस को। उसको हम कहते थे मशीन लैंग्वेज। उसके बाद हमने, जब वो कंप्यूटर्स और थोड़े बेटर होने लगे, उन्होंने बोला यार और प्रोसेसिंग करनी है और काम करना है, इसको और आसान करो, मशीन लैंग्वेज अभी भी मुश्किल है। तो उन्होंने बनाई लो लेवल लैंग्वेज। सही है। कभी सुनिए फोर्ट्रान, कोबॉल, सी, बेसिक, इस तरह की लैंग्वेजेस के नाम सुने? ये कुछ लैंग्वेजेस थी जो लो लेवल लैंग्वेज, वैसे लो लेवल में और भी आती हैं, तो ये वैसे बेसिक्स कहलाती हैं। इवन जो आपकी C++, अगर आप लोगों ने किसी में से किसी ने यूज़ किया है, तो C++ आपका कोड पहले कंपाइल करती है। सही है। C++ कंपाइल करती है लो लेवल कोड में। अब लेयर्स बनती हैं। सबसे पहले आपका हार्डवेयर है, यानी कि आपका प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या समझ रहा है? बाइनरी। उसको बाइनरी के अलावा कुछ नहीं आता। बाइनरी के ऊपर लेयर किसकी होती है? लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज बाइनरी बेसिकली कन्वर्टेड ही होती है, लेकिन लो लेवल भी मुश्किल है, उसके अंदर भी कमांड होती हैं, उसके अंदर बड़ा मुश्किल काम होता है। अब लो लेवल के ऊपर एक और लेयर है जिसको हम कहते हैं हाई लेवल। अब होता क्या है कि हाई लेवल लैंग्वेज कन्वर्ट होती है किसमें? लो लेवल में। लो लेवल कन्वर्ट होती है किसमें? बाइनरी में, या मशीन लैंग्वेज दूसरी जबान में उसको हम कहते हैं। मशीन लैंग्वेज बाइनरी एक ही चीज़ है, वैसे एक चीज़ नहीं है लेकिन थोड़ा सा फर्क है। मशीन लैंग्वेज कह लें आप उसको। तो ये आपके पास पूरा प्रोसेस होता है। अभी जो आपने HTML, CSS सारी चीज़ें पढ़ी हैं, ये किस में आती हैं? हाई लेवल लैंग्वेज। आप जो भी चीज़ अभी पढ़ेंगे वो सारा किसका पार्ट है? हाई लेवल। आपकी जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो पहले किस में कन्वर्ट होती है? लो लेवल। लो लेवल किस में कन्वर्ट होती है? मशीन लैंग्वेज, या बनी बाइनरी या मशीन लैंग्वेज। ये सारा प्रोसेस होता है, लेकिन बहुत तेज़ होता है। आपका इससे अंदाज़ा लगा लेंगे, जब आप MS वर्ड में कोई चीज़ टाइप कर रहे होते हैं तो ये सारा प्रोसेस चल रहा होता है। आपने ए दबा के सेव दबाया, तो ए जो सेव हुआ पहले उसमें लो लेवल में सेव हुआ, लो लेवल के बाद बाइनरी में जाके डिस्क में सेव हुआ। तो ये कन्वर्जन हर वक्त चलती रहती है, हर वक्त चलती रहती है। बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी आप सबने किया होगा, इंटरमीडिएट में तो होता है यार। डेसिमल टू बाइनरी कभी किसी ने नहीं किया? डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए ना एक बहुत बड़ी मुशक्क़त का काम होता है वो। सही है। पूरा एक फैक्टराइजेशन वाला टेबल बनता है। सही है। उस फैक्टराइजेशन के टेबल को फैक्टर्स बनाने होते हैं। उस फैक्टर्स के बाद आपके पास जो रिमाइंडर्स होते हैं वो सारे हम कहते हैं ये बाइनरी नंबर सिस्टम है। तो ये आप डेसिमल टू किस में आए? बाइनरी। उसके बाद जब आप अपोजिट आते हैं कि बाइनरी से डेसिमल, तो उसके बाद आपको टू की बेसिस बनानी पड़ती हैं। पता नहीं यार कैसे नहीं किया तुम लोगों ने। तो बाइनरी, डेसिमल, डेसिमल बाइनरी, अगर आप देखें तो ये बेसिक कन्वर्जन है, लेकिन ये भी आपका बहुत टाइम टेकिंग होती है। सही है। लेकिन कंप्यूटर्स इसको बहुत क्विकली करते हैं, बहुत फास्टर करते हैं, तो आपको पता नहीं चलता। तो अब हम आते हैं हाई लेवल पे। अब जो हाई लेवल लैंग्वेजेस बनी,
तो हाई लेवल बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस बनी। तो ये कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शन देने के लिए, कंप्यूटर से बात करने के लिए अब हाई लेवल लैंग्वेज बनना शुरू हो गई। अब कुछ पुरानी लैंग्वेजेस हैं, कुछ न्यू लैंग्वेजेस हैं। सही है, इसमें न्यू लैंग्वेजेस में अगर जो पॉपुलर लैंग्वेज जो आपने सुनी भी हैं, जावा है, पाइथन है, C++ है, सी है, C# है। सही है, और कौन सी है, गो लैंग्वेज है, PHP स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अभी स्क्रिप्टिंग को छोड़ो, बताएंगे कि स्क्रिप्टिंग में क्या फ़र्क है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। अगर आप किसी बड़े बड़े प्रोग्रामर के सामने बोल दोगे ना जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसको भी बुरा लग जाएगा। तो पाइथन, C++, जावा, और आपके पास गो, रस्ट, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। अगर आप सर्च भी कर लेंगे तो आपको दिख जाएगा, बल्कि सर्च कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, सही है। तो यहाँ पे वो आपको एक पिक्चर दिखा रहे हैं जिसके पास वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दिखा रहे हैं। पहली पाइथन है, ये रूबी है, आई थिंक ये स्केला का लोगो है। इसने CSS3 भी डाल दिया लेकिन ये नहीं है। सही है, इसके बाद ये आर लैंग्वेज है, ये डेटा साइंस में बहुत काम आती है। इसके बाद पर्ल है, जावास्क्रिप्ट, PHP ये भी डाल दिया लेकिन ये नहीं है। सही है, जावा है, ये रस्ट है, ये C# है। क्या ये हो सकता है, ये कॉटलिन है। ठीक है, तो ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो हमारे पास होती हैं। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। ये मैं बता रहा हूँ, ये जावास्क्रिप्ट नहीं है भाई, PHP भी नहीं है, जावास्क्रिप्ट भी नहीं है, इसने तो SQL सर्वर भी डाल दिया। ये क्यों नहीं है? अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की क्वालिटी क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कह रहे हैं, उसकी क्वालिटी क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपके पास कुछ आपको टूल्स दिए जाते हैं, कुछ मेथड्स बताए जाते हैं, जिसमें से आप किसी भी किस्म का कोई एल्गोरिथम बना सकते हैं। जिस तरीके से HTML में आप कन्फाइंड थे, आप लिमिटेड थे कि आप div का टैग ही बना सकते हैं, आप स्पेन का टैग ही बना सकते हैं, आप p का टैग ही बना सकते हैं, अब आप लिमिटेड हो। इसी तरीके से आप CSS में भी लिमिटेड हो। आप बैकग्राउंड कलर लिखोगे तो रेड होगा, ये करोगे तो ये होगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको सिर्फ कुछ तरीक़ेकार बता देती है जिसको हम साइंटेक्स कहते हैं। आपको साइंटेक्स समझना होता है, उसके बाद क्या करना है, कैसे करना है, ये कौन सोचता है? आप। अब ये आपका काम। अब आपके पास कोई आके कह सकता है कि मुझे सुबह को रोज़ 7 बजे की ईमेल चाहिए, इसके अंदर जो है क्रिप्टो से रिलेटेड जो जो न्यूज़ हैं वो सेव हो जाए और मेरे पास एक रिपोर्ट बन के आ जाए। अब ये काम किस में पॉसिबल है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, आप ये सारा अल्गोरिथम समझते हैं क्या होता है? अल्गोरिथम क्या? अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सही है, अगर आप इसको कहोगे अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, एक एल्गोरिथम क्या बनता है? बेसिकली होता है कि ये एल्गोरिथम जो है एक कपल ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं। बेसिकली जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस डेफिनेशन है, ये खुद एक प्रोग्राम की डेफिनेशन। अगर आपको बुक्स में अगर आप डेफिनेशन देखेंगे व्हाट इज़ अ प्रोग्राम, तो आपको नीचे बताता है अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर। कि आपके अगर कोई इन्फॉर्मेशन, कोई इंस्ट्रक्शन आप किसको दे रहे हो? कंप्यूटर को, तो उसको आप क्या कहते हो? प्रोग्राम। और जो ये चीज़ लिख रहा होता है उसको आप क्या कहते हो? प्रोग्रामर। और जिसमें जो जिस लैंग्वेज में आप ये लिख रहे हो उसको आप क्या कहते हो? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब बहुत सारे प्रोग्राम जब आप एक जगह जोड़ते हो तो वो क्या बन जाता है? एक एल्गोरिथम। सही है, जो एल्गोरिथम बेसिकली एक प्रोसेस होता है जो कि कोई आपका प्रॉब्लम सॉल्व करे। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? एल्गोरिथम। अब जैसे कि एक आपके पास एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूँ कि एल्गोरिथम कुछ भी हो सकता है। एल्गोरिथम ये भी हो सकता है कि भाई मेरे पास, मैं उसको एक प्रोग्राम बना लेता हूँ कि मेरे पास जो, समझ लेंगे 18 साल से लेके 24 साल, बल्कि 15 साल से लेके 24 साल तक के बच्चे हैं, उनका डेटा एक जगह सेव हो। सही है, 24 साल से लेके 35 साल के जो बच्चे हैं उनका डेटा दूसरी जगह सेव हो। अब ये जो शफलिंग हो रही है, ये प्रोग्राम खुद ब खुद करेगा। तो ये भी क्या है? एल्गोरिथम। उसमें मैंने एक प्रोग्रामिंग की हुई है, अब वो खुद ब खुद एक काम कर रही है, ऑटोमेशन। इसको हम क्या कहते हैं? एल्गोरिथम्स। ये कुछ भी हो सकता है, बस ये एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो आप किसको दे रहे हैं? आप अपने कंप्यूटर को। थोड़ा सा बोरिंग है लेकिन ये समझाना ज़रूरी है।
सही है, मैं धड़ाड़ से ऐसे करके वो जावास्क्रिप्ट शुरू कर दूँ, वेरिएबल बनाना शुरू कर दूँ, आपको पीछे पता ही ना हो लो लेवल क्या होती है, हाई लेवल क्या होती है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। तो जब आप खुद को प्रोग्रामर करके निकलते हो ना कि मैं तो प्रोग्रामर हूँ जी, तो आगे से कोई पूछ लेता है कि जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या नहीं, आप बड़े बड़े ना कॉन्फिडेंस से बोलते हो हाँ जी है, तो वो आपसे पूछ लेता है फिर जावा और जावास्क्रिप्ट में क्या फ़र्क है, तो आप बोलते हो दोनों एक ही हैं, बस बीच में स्क्रिप्ट आता है। सही है, तो अंग्रेजी में उसको कहते हैं यू लुक लाइक अ फूल। ये ना हो आपके साथ, हमारे साथ हुआ था, तो उसके लिए मैं आपको ये थोड़ी बहुत कंप्यूटर साइंस की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, क्योंकि आप एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट नहीं है। यकीन करें, ये जो मैं अभी आपको बातें बता रहा हूँ, इसके पूरे पूरे 6 महीने के कोर्सेज होते हैं। इसको बेसिक कंप्यूटर साइंस का एक कोर्स होता है, उसमें सारी बातें पढ़ाई जाती हैं। एक बेसिक प्रोग्रामिंग का एक कोर्स होता है, उसमें सारी बातें पढ़ाई जाती हैं। उसके बाद डेटाबेस एंड स्ट्रक्चर्स का एक अलग होता है, एल्गोरिथम्स का पूरा एक अलग आपका कोर्स होता है, जिसमें सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। उसके बाद कंप्यूटर हार्डवेयर का एक पूरा कोर्स होता है, जिसके अंदर जैसे अभी मैंने बताया कि एस की कोड होता है, एस की कोड कैसे कन्वर्ट हो रहा है, लो लेवल हाई लेवल मशीन लैंग्वेज क्या होती है, तो ये हार्डवेयर के साथ मशीन लैंग्वेज कैसे कम्युनिकेट करती है, बसेस क्या होते हैं, उसके लिए आप में से किसी को पता हो बसेस क्या होते हैं। N286 और N264, वो आई थिंक मैंने आप लोगों को बताया था, 32 बिट और 64 बिट, वो क्या होता है, वो सारा आपको कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट को पढ़ाया जाता है। तो एक कंपनी कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट को इसीलिए प्रेफर करती है कि उसको भले जावा आती हो, लेकिन उसको एक पीछे पूरा बैकग्राउंड पता है, तो कंपनी उसको जब भी शिफ्ट करने की कोशिश करेगी ना, उसको मसला नहीं होगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक बहुत खास बात है कि अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख गए ना, तो आप दुनिया की कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप 1 महीने में सीख जाओगे। उसकी वजह यह है कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एंड गोल क्या है, कि आपको कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है, और कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के एक ही तरीके कार है। जो काम जावास्क्रिप्ट में होता है वही काम जावा में होता है, बस लिखने का तरीका अलग होता है। जो काम पाइथन में होता है वही काम जावास्क्रिप्ट में होता है। तो मेरी भी जो पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जावास्क्रिप्ट, उसको मुझे पढ़ने में, सीखने में, समझने में मुझे बड़ी मुश्किल हुई थी और टाइम लगा था, क्योंकि मेरे लिए बहुत नई चीज़ थी। सही है, जब वो कहते थे कि ये 5th आइट्रेशन में ये वैल्यू जो है ऐसे हो जाएगी, मेरे सर के यूं ऊपर से जाता था। अब मेरे साथ जो बच्चे बैठे हुए होते थे, वो होते थे यूबीआईटी के 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर, कोई कोई मास्टर्स। अब उनको तो ये बातें समझ आती थी, वो उनके लिए तो हलवा थी कि नेस्टेड लूप चल रहा है, नेस्टेड लूप में ये वैल्यू जो है ये ट्रिगर होगी, तो ये वो जो पेरेंट लूप है इसमें नहीं होगी। मेरे तो यहाँ यहाँ से जा रहा होता था। लेकिन जब जावास्क्रिप्ट थोड़ा समझ आने लगी, तो पाइथन मुझे 1 महीने में आ गई, पाइथन 1 महीने में आ गई, तो मैटलैब 15 दिन में आ गई। सही है, तो इस वजह से फिर आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है वो सीखना में शुरू हो गया, मुझे ईजी लगती थी। अब आर लैंग्वेज है, पाइथन है, मैटलैब है, जावास्क्रिप्ट है, ये सारी अब जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अब बन रही है, लेकिन अभी भी कम्प्लीटली नहीं है, अभी वो बन रही है, ऑन द ट्रैक है। जावा है, ये सारी जो अब लैंग्वेजेस हैं ये थोड़ी बहुत मुझे आती हैं। उसकी वजह यही है कि पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थोड़ी सी मैंने सही से पढ़ ली। ठीक है, आप भी जो आपकी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट, इसको आप सही से पढ़ लें। पाइथन आपके लिए 1 महीने का काम हो जाएगा। आप ही का बैच के स्टूडेंट है जो आपका ये असाइनमेंट, आपके बैच नहीं सॉरी फर्स्ट बैच, ये जो नोमान है जो आपका असाइनमेंट चेक करता है, इस बंदे ने सिर्फ जावास्क्रिप्ट पढ़ी थी मुझसे। सही है, अभी वो मैंने पाइथन का कोड उसको सिर्फ ना एक वो दिया था कोर्स, अभी वो बैकएंड बना रहा होता है पाइथन में, वहीं मेरी कंपनी में। समझ रहे हैं, हालांकि उसने नोड पढ़ी हुई है, यानी कि जावास्क्रिप्ट, नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस पढ़ी हुई है, लेकिन वो बैकएंड किस में बना रहा है, पाइथन में, और उससे खुद सीखी। उसकी वजह ये थी कि जो कॉन्सेप्ट जावास्क्रिप्ट में थे ना, वही कॉन्सेप्ट किस में थे, पाइथन में। सिर्फ लिखने का तरीका उसको समझना था और याद रखना था कि अच्छा पाइथन में ये चीज़ ऐसे होती है, जावास्क्रिप्ट में ये चीज़ ऐसे होती है। होगी हर जो फंक्शन अगर जावास्क्रिप्ट में है तो जावा में भी है, सी प्लस प्लस में भी है, केला में भी है, आर में भी है, कॉटलिन में भी है, क्योंकि फंक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कंप्यूटर समझता है। समझ रहे, सिर्फ उसको लिखने का तरीका अलग होता है। तो ये है आपकी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन। अब हम बात मेनली किसकी करेंगे, हाई लेवल लैंग्वेज, क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज का आप कभी ना सुनते हो ना देखते हो, अभी उसका टाइम भी नहीं है। यूनिवर्सिटी के जो बेचारे लड़के होंगे जो कंप्यूटर साइंस वाले होंगे, उनको रुला रुला के एक दो लो लेवल लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, अभी तक मुझे समझ में नहीं आई क्यों पढ़ाई जाती है, लेकिन पढ़ाई जाती है। सही, वो फिर रो रहे होते हैं कि पास नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे जो चीज़ पढ़ोगे वो सारी अब हाई लेवल लैंग्वेज है। अब हाई लेवल लैंग्वेजेस में अगेन लैंग्वेजेस के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। सही है, सबसे पहला जो टाइप है, जो डिफ्रेंशिएशन है, वो है लिखने का तरीका। कुछ एक ज़बानों का लिखने का तरीका थोड़ा एक जैसा है,
और दूसरी कुछ ज़बानें हैं जिनका लिखने का एक तरीका थोड़ा एक जैसा है, तो हम उनको ग्रुप करते हैं कि ये एक ग्रुप है और ये दूसरा ग्रुप है। इन दोनों ग्रुप्स को हम कहते हैं, एक को हम कहते हैं ऊप, अजीब सा लफ्ज़ है, डबल ओ पी, ओ ओ पी। एक है ऊप और एक है फंक्शनल प्रोग्रामिंग। एक है फंक्शनल और दूसरा क्या है, ऊप। ऊप का फुल फॉर्म है ओ पी का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्या है? बस मैं वही कह रहा हूँ कि ये लफ्ज़ जो है ना थोड़ा दिमाग में रख लो कि आते हैं, और अगर किसी से बात कर रहे हो ना कि मैंने कोर्सेज पढ़े हैं, तो दिमाग में आ जाए बोल दो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की हुई है हमने, तो अगला बंदा इंप्रेस हो जाएगा, यार वाह है। हो सके आपको खुद भी याद ना हो कि वो था क्या। सही है, तो एक एक ग्रुप है किसका, फंक्शनल का, और एक ग्रुप है किसका, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, ऊप का। ऊप जो है वो जो इंटरप्राइज, जो बुढ़े लोग हैं, जो इंटरप्राइजेज हैं, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज IBM, माइक्रोसॉफ्ट, ये जो कंपनीज हैं ये ऊप को ज़्यादा पसंद करती हैं। जो स्टार्टअप्स हैं, जो तेज़ी से बदलने वाले कंपनीज हैं, वो किसको पसंद करती हैं, फंक्शनल। अभी आप जब इसको थोड़ा आगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना स्टार्ट करोगे, ये आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि दोनों में ये वो क्यों ये पसंद करते हैं, ये क्यों पसंद करते हैं। सही है, लेकिन आपको थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल तो देंगे। अब जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, वो बेसिकली क्या कंसिडर करती है कि हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट है। सही है, तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, वो प्रॉपर्टीज़ बनती हैं और ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। ये आगे आगे आएंगी, इसको टेंशन ना लें, बस सुनते रहें, मैं बता रहा हूँ, बस सुनते रहें। सही, उसके बाद दूसरा जो टाइप है क्या है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग। ये थोड़ी ना वो आसान है, अच्छी लगती है, तेज़ी से लिखी जाती है। सही, तो हम नॉर्मली जो नया बच्चा होता है उसको कौन सी नॉर्मली पढ़ा लेते हैं, फंक्शनल, क्योंकि फंक्शनल में ना वो तंग नहीं होता। अगर आप उसको ऊप करने लग जाओ ना, तो वो सिर्फ वो बेचारा वो स्ट्रक्चर बनाते बनाते ही ना बोलता है यार ये मुझसे नहीं होगा। सही, वो ख्वार हो जाता है। ऊप आप बिल्कुल लास्ट में रख लें, और पहले कौन सी रखें, फंक्शनल। अब फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कौन कौन सी हैं? सबसे पहली और सबसे पॉपुलर है पाइथन। पाइथन एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग है, लेकिन उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो ऊप को सपोर्ट करती हैं, क्योंकि उन्होंने बोला कि भाई जब पाइथन सभी कर रही है तो उसमें ऊप भी लगा दो। जिसको ऊप पसंद है वो ऊप कर ले पाइथन में, जिसको फंक्शनल पसंद है वो फंक्शनल कर ले। लेकिन जो बोलते हैं ना लीडर है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की फंक्शनल प्रोग्रामिंग में, वो कौन है, पाइथन है। पाइथन लैंग्वेज है भाई, लैंग्वेज लैंग्वेज की बात। उसके बाद जो आपकी ऊप है, उसमें जो सबसे पॉपुलर जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो किसी को पता है? के नाम से ही ऊप पर मशहूर है, जावा। जावा सुना है कभी? आपके पास पहले नोकिया के फ़ोन आते थे, उसमें छोटे छोटे गेम आते थे, उसमें जावा की डॉट जार फाइल होती थी। सही है, फिर जब वो गेम चलाते थे तो इंस्टॉल कर रहे होते तो पहले वो कॉफ़ी का एक कप आता था, कॉफ़ी का कप बना हुआ आता था, उसके बाद नीचे से लोडिंग लोडिंग होती थी, फिर गेम चलता था। आप में से इतना पुराना कौन है? सही है, तो ये बेसिकली ये आपकी जावा थी। जावा 1992 में इंट्रोड्यूस हुई थी, 1992 में इंट्रोड्यूस हुई थी। लेकिन पाइथन जो है वो 1990 में इंट्रोड्यूस हुई थी, लेकिन वो पॉपुलर 1994 में हुई, 2 साल बाद। लेकिन तब तक जो जावा है उसने मार्केट मार ली थी, उसने मार्केट उठा ली थी। सारे जो लोग थे अब वो किस में ज़्यादा वो चिलक गए थे, जावा में, क्योंकि जावा, नोकिया जो था वो जावा को सपोर्ट करता था। जितने भी उस वक्त मोबाइल फ़ोन्स थे, टैबलेट्स थे, इवन आज तक जो आपके इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट है ना, जैसे ATMs हैं, और जो आपके सेंसर्स होते हैं, बारकोड रीडर्स होते हैं, इस तरह के जो इक्विपमेंट्स हैं उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग हो रही होती है वो जावा की हो रही होती है, और उसमें जावा का सॉफ्टवेयर होता है। तो अभी भी बहुत पॉपुलर है। अगर कभी आपने पढ़ा हो, जब वो चाय का कप होता है ना, तो उसमें लिखा हुआ होता है 99 मिलियन डिवाइसेस यूजेस जावा, कभी इत्तेफाक हुआ आप में से तो ये लिखा हुआ आता है। तो 99 मिलियन डिवाइसेस का वो बोलता था। अब उसमें प्रिंटर्स हैं, बारकोड रीडर्स हैं, स्कैनर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो जावा यूज़ करते थे। लेकिन जो फ्लैगशिप बैरियर है, यानी कि जो सबसे लीडर है ऊप का, वो कौन है, जावा। लेकिन जावा कोई इतनी कोई गंदी लैंग्वेज है कि आप कोई उसको लिखने लगेंगे ना तो आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। सिर्फ एक हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पे लिखने के लिए ना आपको पूरा 20-25 लाइनों का कोड लिखना पड़ता है। पाइथन में वही कोड एक लाइन पे होता है।
ठीक है, मसला है जावा का, ये मसला है कि उसकी जो साइकोलॉजी है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है प्योर, वो फंक्शंस यूज़ करता ही नहीं है। सही है, तो आपको बस दिमाग को थोड़ा सा ऐसे करना होता है कि अब मैं जो करूँगा वो क्या करूँगा, क्लासेस, नींद में भी क्लासेस, उठते भी क्लासेस, बस आपको दिमाग में थोड़ा ना ये रखना पड़ता है। आपने गलती से वो आपको वो पाइथन की बाहर है याद आ गई, आपने वो फंक्शन बना लिया तो वो क्रैश कर जाता है। बाकी उसमें चीज़ें सेम है, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो जावा के इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपको सबसे पहले जावा में पढ़ाया जाता है 4 पिलर्स, कैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, उसकी इनकैप्सुलेशन, एक और चौथा रहता है। 5 है, 4 है, 4 है, 4 है। तो इसके 4 ये जो है, ये अब आप इतने मुश्किल मुश्किल लफ्ज़ हैं, पॉलीमॉर्फिज्म समझ में ही नहीं आ रहा, उसके बाद आपको इसका पूरा ये डेफिनेशन ना सिर्फ समझनी है, इसको इस्तेमाल करना है। समझ रहे हैं, जब आप कोड कर रहे हैं, जब आप कोड कर रहे होते हैं ना, आपका आधा दिमाग वैसे ही नहीं चलता, आपके दिमाग में ये होता है बस किसी तरीके से ये चल जाए। अब ऐसी कंडीशन में आप सोच रहे हो कि मुझे पॉलीमॉर्फिज्म भी लगानी है, मैंने इनहेरिटेंस भी लगानी है, मैंने इनकैप्सुलेशन भी लगानी है, एब्स्ट्रैक्शन लगानी है चौथी। तो एब्स्ट्रैक्शन, ये सारे आपको ना लॉज हैं, जो पिलर्स हैं जावा के, ये आपको लगाने हैं। फिर उसके बाद एक्सेस मॉडिफायर्स का ख्याल रखना, स्ट्रिक्ट टाइपिंग का ख्याल रखना, इस पे आपके दिमाग की ऐसी की तैसी हो जाती है, जो अभी आपको सिर्फ लफ्ज़ सुनने में आपको हो रहा है। सही है, तो उसमें आप आ जाएं दोबारा किस पे, जावास्क्रिप्ट और पाइथन पे। अब देखें उन्होंने क्या किया कि जावा एक फुल फ्लैज लैंग्वेज है जिसमें कंप्लीट आपके सॉल्यूशंस बनते हैं। अब उन्होंने देखा कि यार ये जो वेबसाइट्स है ना, जब ये बनना स्टार्ट हुई तो इंटरनेट कंपनीज ने बोला यार एक लैंग्वेज होनी चाहिए जो स्पेसिफिकली किसके लिए हो, वेबसाइट्स के लिए। ठीक है, जो ब्राउज़र आपका ये खुल रहा है, ये इसकी इसकी ये ख़ास लैंग्वेज हो जो ये सिर्फ इसकी हो, क्योंकि जावा सब कुछ करती थी। अब जावा सीखने के लिए एक बंदे को ना बड़ी मुशक्कत करनी पड़ती थी, उसको ज़ीरो से पूरी जावा सीखनी पड़ती थी, लेकिन उसको चाहिए क्या, सिर्फ एक वेबसाइट, लेकिन उसको ज़ीरो से जावा सीखनी पड़ रही है। तो उन्होंने बोला यार जब इस जावा के ये जो 80% काम है ये हमारे किसी काम का ही नहीं है, सिर्फ उस 20% काम के लिए हमें वो 80% काम सीखना पड़ रहा है, तो वो उससे डेवलपमेंट बहुत स्लो थी, लोग सीख बहुत स्लो रहे थे, काम बहुत आगे स्लो जा रहा था। उन्होंने फिर बनाई जावा से जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट बहुत ईजी थी, और जावास्क्रिप्ट वो सिंपल चीज़ें सिखाती थी जो आपको आपका वेबसाइट बनाने के लिए ज़रूरी है। तो उसका उन्होंने नाम दिया स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। क्या नाम दिया उन्होंने? उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कहा, क्या कहा? उसमें क्वालिटी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाली थी, लेकिन वो मेनली उस पर फोकस कर रहा था जो आपका वेबसाइट है। वो वेबसाइट को उस वक्त स्क्रिप्ट कहते थे। सही है, उस वक्त आपको पता है जो वेबसाइट पहली पहली वेबसाइट्स बनी थी वो ब्लॉग्स थे। तरीके से आपका ऐसे लिखा जाता है ना, ऊपर टाइटल है, जैसे H1 टैग है, उसके अंदर P टैग है। पहली पहली जो वेबसाइट थी उसमें बस यही होता था और कुछ भी नहीं होता था। तो वो लोग उसको ब्लॉग्स कहते थे या स्क्रिप्ट्स कहते थे। स्क्रिप्ट जो होती है वो यही होती है कि उसको आपका ऊपर हेडिंग हो, नीचे कोई चीज़ लिखी हो, उसको स्क्रिप्ट कहा जाता है, या मैक्रोज कहा जाता है उसको। इस तरह से उसका नाम क्या आया, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, कि ये किसके लिए है, सिर्फ आपकी वेबसाइट बनाने के लिए, उसके लिए जावास्क्रिप्ट बनी। लेकिन अब क्योंकि दुनिया एडवांस्ड हुई 2000 के बाद, नेट वो वेबसाइट बूम आया 2000 ईयर के बाद, तो आपके पास वेबसाइट और एडवांस्ड होने लगी, तो आपकी जो जावास्क्रिप्ट है वो एक्सपेंड होने लगी। अभी जो आपकी जावास्क्रिप्ट का वर्जन चल रहा है वो ES6 कहलाता है, ECMA स्क्रिप्ट 6 कहलाता है। सही है, तो जावास्क्रिप्ट जो बेसिकली है वो वैसे तो फंक्शनल टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कौन सी है? फंक्शनल। अब फंक्शनल टाइप में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसकी एक और किस्म है जो इसको लफ्ज़ कहा जाता है डायनेमिकली टाइप। क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं जावास्क्रिप्ट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। सही है, बट इट इज़ इन द कैटेगरी ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस, हाई लेवल कैटेगरी में। उसके बाद इट बिलोंग्स टू फंक्शनल टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ये किसकी टाइप है? फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। एंड द सिंटैक्स इज डायनेमिकली टाइप। नहीं है, जो उसका सिंटैक्स है वो क्या है? डायनेमिकली टाइप। अब ज़रा इसको थोड़ा देखते हैं कि ये जो इतने बड़े बड़े अल्फाज हैं इनका क्या मतलब है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग का आपको पता है कि हाई लेवल हम लिखते हैं, वो कन्वर्ट होती है लो लेवल में, लो लेवल कन्वर्ट होती है मशीन में जो कंप्यूटर समझता है। मतलब लो लेवल और मशीन लैंग्वेज ट्रांसलेटर है बीच में हमारा और कंप्यूटर का।
ट्रांसलेटर पता है ना, जैसे गूगल ट्रांसलेट है। ये तो हो गया हाई लेवल लैंग्वेज। उसके बाद मैंने लफ्ज बोला फंक्शनल प्रोग्रामिंग। फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या है? सिंपल, उसमें हम फंक्शन लिखते हैं। फंक्शन क्या होता है? किसी को पता है? कोई आइडिया दिमाग में फंक्शन क्या होता है? आप इस उर्दू उर्दू में भी आप लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना। नहीं यार, ये थोड़ा सा बिल्कुल ही अलग हो गया ये। वैसे फंक्शन एक इनपुट हो, एक प्रोसेसिंग हो, और एक आपके पास आउटपुट हो। इस साइकिल को क्या कहा जाता है? फंक्शन कहा जाता है। तो ये जो फंक्शन है, जावास्क्रिप्ट एक फंक्शनल टाइप ऑफ लैंग्वेज है। आखिरी लफ्ज था डायनेमिकली टाइप्ड। अब डायनेमिकली टाइप्ड क्या है? इसका जो अपोजिट है वो बेसिकली स्टैटिकली टाइप्ड है। डायनेमिक कहते हैं मूविंग को, सही है। जो भी चीज़ मूविंग है उसको हम क्या कहते हैं? डायनेमिक। और जो चीज़ रुकी हुई है उसको हम क्या कहते हैं? स्टैटिक। ठीक है। तो आपकी जो स्टैटिक है वो रुकी हुई है, वो है डायनेमिक है, मूविंग है। इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट है वो एक तरह से मूविंग लैंग्वेज है। ये मूविंग लैंग्वेज क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एक फीचर होता है जिसको हम कहते हैं वेरिएबल। क्या कहते हैं? तकरीबन आपकी पहली क्लास में ही हम आपको वेरिएबल पढ़ा लेंगे, बहुत आसान सी चीज़ है। उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि वेरिएबल क्या है। ठीक है। तो वेरिएबल जो है जावास्क्रिप्ट में क्या है? मूविंग। मूविंग का मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ लिखेंगे वहाँ चला जाएगा वो, का मतलब ये बिल्कुल नहीं है। मूविंग का मतलब है कि आप वेरिएबल के अंदर जो चीज़ सेव कराते हैं वो चुपचाप सेव कर लेता है। और जो इसका ऑपोजिट है स्टैटिक, जो स्टैटिकली टाइप्ड है वो कहता है कि पहले मुझे बताओ इस वेरिएबल में आप क्या सेव करोगे। सही है। जो चीज़ आपने उसको बता दी कि मैं इसमें ये चीज़ सेव करूँगा, वो चीज़ दोबारा से चेंज नहीं हो सकती। अब आप उसमें आपको वही चीज़ सेव करनी है। अगर आप कुछ और सेव करने की कोशिश करेंगे तो वो एरर देगा। बात समझ आई? कुछ ना कुछ लफ्ज आएगा आज, कुछ नए। देखिए, मकसद आज की क्लास का मेरा ये है कि आपको ये जो अल्फाज हैं थोड़ा बहुत आपके दिमाग में पड़ जाए। जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने लगेंगे, ये क्यों, इसके साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा कि मैंने हाई लेवल का लफ्ज़ बोला था, आप देखो ये हाई लेवल है। डायनेमिक का लफ्ज़ मैंने डायनेमिकली टाइप्ड का मैंने लफ्ज़ बोला था, आप देखो ये डायनेमिकली टाइप्ड है। सही है। स्टैटिक का मैंने लफ्ज़ बोला था, आप ये देखो स्टैटिक है। तो आपको साथ साथ इन लफ्ज़ों को मैं दोबारा भी इस्तेमाल करूंगा ताकि आप सिर्फ प्रोग्रामर ना बने, थोड़ा सा एजुकेटेड प्रोग्रामर बने, ताकि आपको थोड़े अल्फाजों का भी पता हो। बात समझ आ रही है? अब जावास्क्रिप्ट जो है वो एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, वो फुल लैंग्वेज नहीं है। लेकिन ये आज से 10 साल पहले अगर आप बात कहते तो वो बात सही थी। लेकिन आज के दौर में जावास्क्रिप्ट जो है वो हर जगह फैल चुकी है। इसको अब हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कैटेगरी में ले आते हैं। उसकी वजह क्या है कि पहले जावास्क्रिप्ट किसके लिए बनाई गई थी? वेबसाइट्स। वेबसाइट भी सिर्फ फ्रंट एंड, सही है। वेबसाइट भी सिर्फ फ्रंट एंड, बैक एंड के लिए वो इस्तेमाल नहीं होती थी। फ्रंट एंड बैक एंड पता है? तो फ्रंट एंड जो आपको दिखता है, बैकएंड जो इसका प्रोसेसिंग हो रही है, बैकएंड में जो आपको दिख नहीं रही लेकिन वो हो रही है। बहुत अच्छा एग्जांपल है, जब आप साइन इन करते हैं तो आप अपना ईमेल देते हैं, पासवर्ड देते हैं, आप साइन इन पे क्लिक करते हैं, तो वो पीछे से एक प्रोसेस है, एक फंक्शन है जो जाता है आपका अपने डेटाबेस में चेक करता है कि भाई ये यूज़र मेरे पास है भी या नहीं। अगर आपका ईमेल और पासवर्ड उसके डेटाबेस में से वो चेक हो जाता है कि हाँ ईमेल भी यही है और आपका पासवर्ड भी यही है, तो आपकी वेबसाइट लॉगिन हो जाती है। ये जो सारा काम हुआ, आपको क्या दिख रहा है? सिर्फ लॉगिन फॉर्म। लेकिन इसके पीछे भी पूरा जो सिस्टम चल रहा है, प्रोसेस हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है? बैकएंड। ठीक है। तो पहले जावास्क्रिप्ट जो थी किसके हिस्सा थी? सिर्फ फ्रंट एंड का। तो बाद में जब ये इतनी एडवांसमेंट हुई, उन्होंने बोला यार यही लैंग्वेज पाइथन क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, बैकएंड में जावा क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल कर लो, लोगों को आसानी होगी। वो एक दफ़ा जावास्क्रिप्ट सीख लेंगे, उससे वो लोग फ्रंट एंड भी बना लेंगे और बैक एंड भी बना लेंगे। तो उन्होंने नोड जेएस को इंट्रोड्यूस करवाया। नोड जेएस किसकी लैंग्वेज है? बैक एंड लैंग्वेज है। अब आप उससे बैक एंड सर्वर बनाते हैं। अब ये क्यों बड़ी बात थी? ये बहुत बड़ा एक माइलस्टोन था जो बेसिकली जावास्क्रिप्ट को फ्रंट एंड लैंग्वेज या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज से बढ़ा के किस फील्ड में ले आया? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ये क्यों बड़ी बात थी? जो आपकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है ना, अब जैसे HTML और CSS है, उसकी दुनिया कहाँ तक है? इस ब्राउजर में। बात समझ आ रही है? आप HTML CSS का रिजल्ट कहाँ देखते हैं?
ब्राउजर नहीं हो तो आपको रिजल्ट नजर आएगा। इससे क्या पता लग रहा है कि HTML CSS किस पे डिपेंड करती है? ब्राउजर पे। और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती, वो इंडिपेंडेंट अपना विंडोज़ में या लिनक्स पे चल जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसके लिए क्या सबसे बड़ी तकलीफ क्या थी? सबसे बड़ी तकलीफ ये थी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो आपके फाइल सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सकती थी। फाइल सिस्टम का मतलब ये है कि आपके कंप्यूटर पे एक फाइल पड़ी हुई है, सही, abc.jpg एक इमेज की फाइल है, मुझे इस इमेज की फाइल को डिलीट करना है। तो आप सोच सकते हैं कि HTML CSS ये पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल, इवन जावास्क्रिप्ट से भी पॉसिबल नहीं था पहले। तो उन्होंने Node.js जो है ना, उसके अंदर ये स्पेशलिटी और ये फैसिलिटी लगाई कि अब आपका जो फाइल सिस्टम है, जो आपकी हार्ड डिस्क है, अब आप ये एक्सेस कर सकते हैं किसके थ्रू? जावास्क्रिप्ट के थ्रू। आपके सिस्टम में कौन कौन सी फाइलें पड़ी हुई हैं, आपकी Node.js जो है वो उठा के ले आती है। इन फाइलों का फाइल नेम बदलना है आप बदल सकते हैं, इस फाइल के अंदर कोई चीज़ लिखी हुई है उसको आपको बदलना है आप बदल सकते हैं, उस फाइल को डिलीट करना है आप कर सकते हैं। ये सारा एक्सेस किसके पास है? Node.js के पास। और यही वजह है कि अब जावास्क्रिप्ट को क्या कहा जाता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्योंकि आपकी जो हार्ड डिस्क का एक्सेस है वो किसको मिल गया है? जावास्क्रिप्ट को मिल चुका है। ठीक है, तो अब ये पता लगा कि सर्वर भी बनता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। फिर उन्होंने कहा यार मोबाइल एप्लीकेशंस है, मोबाइल ज़्यादा पॉपुलर होने लगे, कंप्यूटर्स कम हो गए, मोबाइल ज़्यादा हो गए। तो उन्होंने बोला यार मोबाइल के लिए अब एप्लीकेशंस बनानी है। अब मोबाइल में एप्लीकेशन बनती थी सिम्बियन में, जो कि बेसिकली जावा पे बना हुआ था, और जावा अगेन बहुत मुश्किल है। जावा के अंदर छोटा सा गेम बनाने के लिए ना सिर्फ बस खासा बंदे को ना 5-8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए था जावा का। इससे वो डेवलपमेंट में बहुत देर होती थी। तो उन्होंने कहा यार डेवलपमेंट में ना बहुत देर हो रही है, अब इसका हल निकालना पड़ेगा। उन्होंने जावा स्क्रिप्ट को बदल के यूज़ किया किसके लिए? मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए। उसका सबसे पहला जो एग्जांपल है वो आपके पास है आयोनिक। सही है, आयोनिक। आयोनिक बॉन्ड पता है किसी को? आयोनिक बॉन्ड। अच्छा, 9 में केमिस्ट्री है, मैट्रिक में? 9 में उसमें आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ये नहीं पढ़ा? NaCl किसका फॉर्मूला है? सोडियम क्लोराइड, गुड। ये क्या है? नमक। NaCl में बॉन्ड कौन सा होता है? H2O में कौन सा होता है? पानी ही। H2O में कौन सा होता है? H2O में दो होते हैं, एक कोवलेंट भी होता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट भी होता है। देखिए जो चीज़ पढ़ा करें ना, वो किसी न किसी वजह से आपको पढ़ाई जाती है। उसमें से देखें हर चीज़ किसी को भी पसंद नहीं आती। अब मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जहर लगती है, लेकिन वो जो पीछे वो आपका मैनेजर जो है शाहब, वो खड़ा हुआ है, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टीचर है। हालांकि वो मेरा ही क्लास फेलो है, हमने काफ़ी टाइम से, वो मेरा दोस्त है। लेकिन अब हम दोनों जो है तकरीबन हमारी यूनिवर्सिटी के बाद की एजुकेशन एक साथ ही है। लेकिन उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है, मुझे अच्छी नहीं लगती। तो मुझे पता है कि हर किसी को एक एक जगह होती है जो उसको अच्छी नहीं लगती, लेकिन उसका कुछ पार्ट आपको रिटेन करना चाहिए, वो नॉलेज कहलाती है। वरना आपके जो वो टाइम है वो एक वेस्ट था, वो किसी काम का ही नहीं रहा। अगर आपको ये नहीं याद है कि वो आयोनिक बॉन्ड क्या होता है तो सही है। फिजिक्स के आपके बहुत सारे F=ma किसका फॉर्मूला है? इसका फोर्स का फॉर्मूला है। सही है। सोच रहा हूँ सवाल पूछूंगा तो फिर जवाब ही नहीं आएगा। H=VT किसका फॉर्मूला है? डिस्टेंस का? डिस्प्लेसमेंट का? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या फ़र्क है? देखें, अभी जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आएगी ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है लॉजिक बिल्डिंग। कंपनी उस प्रोग्रामर को नहीं रखती जिसको सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती हो। आपको पता है जो
आपके पास एक कंपनी है क्रॉसओवर, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। ये कंपनी है क्रॉसओवर, ये कंपनी गारंटी करती है कि आप हमारे इंटरव्यूज और टेस्ट पास कर लो, सही है, आपको $60,000 पर साल की जॉब हम लेके देंगे। $60,000 पर ईयर हम आपको लेके देंगे, क्योंकि सालाना आप, ये स्टार्टिंग है, ये स्टार्टिंग है। पाइथन डेवलपर की स्टार्टिंग सैलरी $1,00,000 देते हैं। क्लेम करते हैं, बोलते हैं हमारा टेस्ट इंटरव्यू पास कर लो, आ जाओ फिर हमसे डिमांड करो, पे करो। मैं खुद फेल हो गया। बहुत हैवी है, बहुत हैवी है। तो ये अब एक कंपनी है जो आपको क्लेम करती है। अब इसमें पता है खास बात क्या है इसका, जो मुझे जो खास बात लगती है, ये लोग प्रोग्रामर नहीं ढूंढते कि मुझे इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आती हो, ये देखते हैं जिसकी लॉजिक बिल्डिंग सबसे फास्टेस्ट हो। और लॉजिक बिल्डिंग भी ऐसी लॉजिक बिल्डिंग है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब, ठीक है। ये आपको एक क्वेश्चन देते हैं कि ये सिनेरियो है, इसका कोड लिखो। अब कोड भी कैसे लिखोगे, कोड मैं बना लेता था, मैं कोड कर लेता था, सब कुछ हो जाता था टाइम के उसमें हो जाता था। अब ये मुझे वो मेरे मार्क्स गिरा देते थे परफॉर्मेंस में, कहते थे ये कोड और शॉर्टर हो सकता था, ये कोड और थोड़ा फास्टर हो सकता था, ये मुझे उस पर गिरा देते हैं। अब वो टाइम इतना कम, अब 30 मिनट देते हैं, 5 सवाल होते हैं, और 5 सवाल भी ऐसे होते हैं कि एक एक सवाल आधे घंटे का होता है। सही है। एक दफ़ा तो हमने क्या किया था कि हम 5 दोस्त थे, पांचों प्रोग्रामर थे, पांचों फ्रीलांसर थे। सही है। मैं खुद अपवर्क का टॉप रेटेड था, मेरा जो दोस्त था वो टॉप रेटेड प्लस था। सही है। वो अपना एक कंपनी में काम भी कर रहा है, सब हैवी। दो एनईडी के थे, एक फास्ट का था। हमने कहा कि क्या पता कि उनकी लॉजिक बिल्डिंग तेज हो, एक फास्ट का उठाया, एक नस्ट का उठाया। सही है। एक यूबीआईटी का था। तो हम 5 लड़के थे, एक ही आईडी से एक साथ टेस्ट दे रहे थे, जूम पे बैठे हुए थे। 5 वो सवाल आए, हमने एक एक सवाल एक एक को दे दिया। हमने कहा इसको क्रैक करेंगे किसी तरीके से, ऐसी की तैसी। 5 लड़के लगे हुए एक साथ। हमने फिर क्या किया, 20 मिनट के अंदर पांचों ने वो एक एक सवाल कंप्लीट कर लिया। सही है। अब वो 20 मिनट लगे वो एक सवाल कंप्लीट करने में, हालांकि वो 5 सवाल एक बंदे के लिए दिए गए थे। ठीक है। तो जब हमने कंप्लीट कर लिया, कि जो आखिरी के 10 मिनट थे, फिर हमने पांचों ने मिल के हमने देखा कि यार इसकी जो परफॉर्मेंस है ना, उसको हम चेक करें, परफॉर्मेंस को चेक करें, क्या ये शॉर्टन हो सकता है। अगर 10 मिनट यूं गुजर गया पता नहीं लगा, रिपोर्ट आई फिर फेल कर दिया। अब आप सोचेंगे 5 लोगों ने एक साथ दिया जो अपनी फील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन काम कर रहे हैं, ऐसे भी नहीं कि जो न्यू बिगिनर लेवल है या अभी अभी ग्रेजुएट है। सही है। उनको भी उसने फेल कर दिया। तो ये लोग प्योरली देखते हैं लॉजिक बिल्डिंग में, तो फिर आपको उसका रिवॉर्ड भी देते हैं। और मज़े की बात है कि मैं आपको बता रहा था कि ये बोलते हैं कि हमें तुम्हारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं चाहिए। इनके पास दुनिया जहान की आपकी जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, जब आप जो कोड लिख रहे होते हैं ना, तो इनकी वेबसाइट है, उसमें आपको वो कोड लिखना होता है। और वो कोड जब आप लिख रहे होते हैं, ऊपर एक ड्रॉप डाउन होता है। उस ड्रॉप डाउन पे जब आप क्लिक करते हैं ना, बोलते हैं तुम्हें कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करना है, तुम सिलेक्ट करो, तुम्हारी मर्जी। तुम्हें पाइथन में करना है पाइथन ले लो, जावास्क्रिप्ट में करना है जावास्क्रिप्ट ले लो, जावा में करना है जावा ले लो, स्केला, पर्ल, पीएचपी, तुम्हें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करनी है करो, बस ये सवाल सॉल्व करो। समझ रहे हैं। वो पूरी लिस्ट होती है ऊपर से नीचे तक, बहुत बड़ी लिस्ट होती है। वो पहले से आपसे सिलेक्ट करवा लेते हैं आपको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करना है। तो मतलब उनको प्रोग्रामर नहीं चाहिए जिसको जावास्क्रिप्ट आती है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, उनको वो बंदा चाहिए जिसकी लॉजिक बिल्डिंग अच्छी हो। क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मसला ही यही है कि वो बंदा आगे बढ़ जाता है जो लॉजिक में तेज हो। अब मैं आपको बोलूँ कि भाई मुझे एक प्रोग्राम चाहिए कि जब आप उस पर क्लिक करें तो एक पीछे से पीडीएफ जनरेट हो, उस पीडीएफ में कुछ वैल्यूज़ हो, वो वैल्यूज़ आपकी डेटाबेस से आए, कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म हो, उससे पीडीएफ बने और वो पीडीएफ ईमेल हो जाए। सही है। अब जिसकी लॉजिक बिल्डिंग तेज होगी ना, वो स्टेप बाय स्टेप दिमाग में अपने उसको ब्रेक करेगा, टास्क को बोलेगा मुझे अच्छा है कि पहले मुझे फॉर्म बनाना पड़ेगा, उस फॉर्म में मुझे एक बटन बनाना पड़ेगा, उस बटन पे मैं पीछे एक फंक्शन बनाऊंगा। सही है। उस फंक्शन में सबसे पहले ये बनाऊंगा कि मैं डेटाबेस से डेटा लाऊंगा, क्योंकि डेटा जब तक नहीं होगा उस पर कोई काम नहीं हो सकता। तो अपने दिमाग में ना वो सारे खाका बना लेता है। समझ रहे हैं। ये सारी है लॉजिक बिल्डिंग। अब ये लॉजिक बिल्डिंग कैसे स्ट्रांग होती है, सबसे पहले आता है मैथ्स, मैथमेटिक्स। देखा गया है कि जिसकी मैथ सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है उसकी लॉजिक बिल्डिंग फास्टेस्ट होती है।
आपकी यूनिवर्सिटीज़, आपके जो इंटरनेशनल जॉब इंटरव्यूज़, उनका जो एलिमेंट्री टेस्ट होता है ना, वो इंग्लिश और मैथ्स होता है। वो क्यों इंग्लिश और मैथ्स है? हालांकि इंटरव्यू जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का है, वो क्योंकि लॉजिक बिल्डिंग देखना चाह रहे होते हैं कि इसका दिमाग कितना तेज़ काम करता है। अगर आपका दिमाग फट से बता देता है कि 2 की पावर 4 का जवाब क्या है, तो मतलब आपका दिमाग चल रहा है। ठीक है। क्विक मैथ्स इसलिए ज़्यादा आपको स्कूल्स में कराई जाती है, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इसीलिए पढ़ाई जाती है कि भाई आपके जो ब्रेन पावर है इंक्रीज हो, आपके जो न्यूरॉन्स हैं वो बेसिकली बिल्डअप होते हैं जब आप ये चीज़ें सोचते हैं या लॉजिक बिल्डिंग करते हैं। कुछ बच्चे पैदाइशी जो हैं वो थोड़ा सा तेज़ होते हैं, उनका पैदाइशी दिमाग बहुत तेज़ होता है, उनकी लॉजिक बिल्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है। तो कुछ बच्चे सीख के कर जाते हैं। तो ये पहुंच दोनों जाते हैं एक ही जगह पे, लेकिन एक को थोड़ी सी ज़्यादा वो मुश्किल होती है क्योंकि वो नेचुरली वैसा नहीं है। लेकिन जो नेचुरली एक काम में तेज़ नहीं होता ना, वो किसी न किसी और काम में बहुत अच्छा होता है। देखा गया है कि जिसकी लॉजिक बिल्डिंग बिल्कुल टॉप मोस्ट हो, बहुत स्मार्ट हो, उसके साथ कोई बंदा ना हो, वो बिजनेस नहीं बना पाता। सही है, क्योंकि वो प्रॉब्लम सॉल्वर होता है। सही है, वो बिजनेस नहीं बना, उसको बिजनेस बनाना उसका दिमाग नहीं होता। जो थोड़ा एवरेज होता है ना, जो थोड़ा दिमागी तौर पे भी सही है, काम कर लेता है, काम निकालने के लिए ट्रिक्स विक्स लगा के कुछ ना कुछ कर देता है। सही है, और साइड में वो खुद उसको फील होता है कि यार मैं उस बंदे जितना इतना स्मार्ट नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि वो उधर स्मार्ट नहीं है तो उसका ब्रेन कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा और स्ट्रांग होता है, तो वो बंदा बिजनेस बहुत अच्छा बना लेता है, क्योंकि उसका दिमाग सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है, वो दूसरी जगह भी चल रहा है। ठीक है, तभी आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं। अब जैसे आपके एलॉन मस्क है, वो कोई स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट थोड़ी है, ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट थोड़ी है, वो कोई पीएचडी थोड़ी है, वो एक नॉर्मल सा एवरेज रेटेड वो स्टूडेंट था। लेकिन उसकी जो कंपनी हायरिंग करती है वो हार्वर्ड के टॉप मोस्ट पीएचडीज को करती है। जो स्पेस एक्स है, वो पूरी दुनिया से जो क्रीम है, जो स्मार्टेस्ट पीपल हैं, जो आपके मैथमेटिक्स और वगैरह में काम करते हैं, वो उनको उठाता है, वो हाईली पे करता है। लेकिन वो है किसके नीचे? एलॉन मस्क के, और वो बंदा एवरेज है। तो ये अगर आपको नहीं सोचना चाहिए कि अगर आपको थोड़ा फील हो रहा है कि आप थोड़ा एवरेज हैं, तो आपकी कहीं ना कहीं पे एक आपको पास एक एडवांटेज है। ठीक है, और आप ये नोट कीजिएगा, एक बच्चा होगा वो फर्ज करेंगे एक लॉजिक बिल्डिंग में अच्छा नहीं है, तो साइड में वो आर्ट्स में अच्छा होता है। ठीक है, उसकी आर्ट्स अच्छी होती है, कोई म्यूजिक में अच्छा होता है। तो हर किसी की अपनी स्पेशलिटी है, लेकिन आपको लॉजिक बिल्डिंग खसूसन सीखनी चाहिए। अब आपकी लॉजिक बिल्डिंग कैसे अच्छी होती है? थोड़ा मैथ्स सीख लें, मैथ्स की प्रैक्टिस किया करें। इसके अलावा आपके पास आईक्यू के बहुत ज़्यादा आपके पास ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल होते हैं। आईक्यू क्वेश्चंस देखें, आर्मी के जो टेस्ट होते हैं, आर्मी के एलिमेंट्री जो टेस्ट होते हैं वो आईक्यू बेस्ड टेस्ट होते हैं। तो ये आईसी अगर आप में से किसी ने दिया हो तो उसका जो पहला सेक्शन है वो आईक्यू बेस्ड सेक्शन है। सही है, आईएसएस भी पूरा आईक्यू बेस्ड है। तो ये सारे जो आईक्यू बेस्ड होते हैं ये आपकी लॉजिक बिल्डिंग बनाते हैं। सही है, ये आपकी लॉजिक्स बना दें। अगर आपने थोड़ा बहुत मैथ सही से कर लिया तो भी आपकी अल्हम्दुलिल्लाह लॉजिक अच्छी होगी। अभी भी आप जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे, साइंटेक्स समझना, साइंटेक्स करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी सीख जाएगा। उसको इस्तेमाल करके कोई प्रोडक्ट बनाना मेन चीज़ है। फंक्शन हर कोई सीख जाएगा, उस फंक्शन को इस्तेमाल कैसे करना है और कब करना है, ये मेन चीज़ है। समझ रहे हैं? अब किसी किसी को वो एक्सपीरियंस से हासिल होता है, किसी किसी को प्रैक्टिस से हासिल हो जाता है। एक्सपीरियंस वाला 2 साल बाद उस स्टेज पे पहुंचेगा, और प्रैक्टिस वाला 2 साल पहले पहुंच चुका होगा, तो वो 2 साल में कहीं और ज़्यादा प्रोग्रेस कर जाएगा। जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट, उसका मेन मकसद यही है कि आप अपनी क्या स्ट्रॉन्ग करें, लॉजिक बिल्डिंग। और आप जावास्क्रिप्ट के जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर वो आप समझ जाएंगे, पढ़ जाएंगे, तो आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो आप 1 महीने में सीख सकते हैं। आप पाइथन 1 महीने में सीख जाएंगे, क्योंकि पाइथन का ये फ़ायदा है कि वो जावास्क्रिप्ट से एक तो बहुत मैच करती है। मैं आपको साइड में थोड़ा थोड़ा बताता भी जाऊंगा कि यार ये फंक्शन जो है ये जावास्क्रिप्ट में ऐसे लिखा जाता है, पाइथन में ऐसे लिखा जाता है, ये वेरिएबल यहाँ पे ऐसे बनाया जाता है, वो वहाँ पे ऐसे बनाया जाता है। लेकिन आपको थोड़ा फील होगा जो पाइथन है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है समझने देखने में, और जिसको आ जाती है उसको फिर पाइथन ज़्यादा ईजी लगती है। और जावास्क्रिप्ट जो है वो थोड़ी ज़्यादा ईजी लगती है देखने में, क्योंकि जावास्क्रिप्ट थोड़ी क्लीन है, साफ़ सुथरी है। पाइथन जो है वो बहुत घिच पिच लगती है, क्योंकि वो बहुत शॉर्ट लैंग्वेज है।
उसका एक लाइन में जावास्क्रिप्ट का 10 लाइनों का कोड हुआ होता है। वेबसाइट में ये आपका है कि जो आपका फ्रंट एंड है उस पर सिर्फ आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट, उस पर आप फंसे हुए हैं। लेकिन जो वेबसाइट का बैक एंड है उसमें आप कोई भी लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जावा कर लें, आप पाइथन कर लें, आप C++ कर लें, आप .NET कर लें, PHP कर लें, वो आपके ऊपर। ठीक है, बैक एंड वो हमें आपको नॉर्मली जो पढ़ाया जाता है वो ऐसे पढ़ाया जाता है कि आपको बैक एंड फ्रंट एंड एक साथ पढ़ाया जाता है, जिसको मोनोलिथिक आर्किटेक्चर कहा जाता है, कि वो एक साथ जुड़े हुए होते हैं, आपका सर्वर भी और आपकी फ्रंट एंड भी। मैं ये चीज़ नहीं पढ़ाता, तो ये मैं डीस्ट्रक्चर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पढ़ाता हूँ, क्योंकि आजकल दुनिया जो है वो कौन सी ज़्यादा यूज़ कर रही है, डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रक्चर्स यूज़ कर रही है। मोनोलिथिक कोई नहीं यूज़ कर रहा, मोनोलिथिक का टाइम बहुत पहले चला गया है। डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या फ़ायदा है कि आपने पाइथन में बैकएंड लिखा हुआ है, फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, लेकिन दोनों बेहतरीन चलेंगे। सही है, आपको पाइथन का भी यूज़ नहीं करना, आपने Node.js का बना लिया, कोई मसला नहीं है। तो बैकएंड आपका कोई भी हो वो किससे कनेक्ट हो जाएगा, फ्रंट एंड से। इसका एक और फ़ायदा है, आपकी मोबाइल ऐप बनाई हुई है किसी ने एंड्रॉयड में, यानी कि जावा में, जावा में किसी ने बनाई हुई है आपकी मोबाइल ऐप, आपकी वेबसाइट बनी हुई है जावास्क्रिप्ट में। सही है, और आपकी कोई आईओटी समझते हैं, जैसे कि अब ये प्रोजेक्टर है, इसको मैं रिमोट से कंट्रोल कर रहा हूँ, तो ये आईओटी है। ये ऑनलाइन सिस्टम में कोई मैंने बनाया हुआ है, वो किसी और लैंग्वेज में बना हुआ है, लेकिन ये सारे अगर आपने जो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क बनाया हुआ है, बिल्कुल अलग अलग बनाया हुआ है, तो ये सारे आपके फ्रंट एंड से कनेक्ट हो जाएंगे। इसका ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। इसका मतलब है कि आपका फ्रंट एंड इतना कैपेबल है कि वो बैक एंड में कोई भी लैंग्वेज इस्तेमाल कर लेगा। सही है, आपको हम यही आर्किटेक्चर पढ़ाएंगे, और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम वाला आर्किटेक्चर, मोनोलिथिक नहीं होगा। अब आपको बात समझ आ जाएगी कि मोनोलिथिक भी ज़्यादा मसले वाला नहीं है, जब आपको डिस्ट्रीब्यूटेड समझ आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटेड में ये होता है कि सर्वर अलग बनता है और फ्रंट एंड बिल्कुल अलहदा बनते हैं, बिल्कुल अलग अलग। इवन एक कंप्यूटर पे आपका सर्वर पड़ा हुआ होगा, एक कंप्यूटर पे आपका फ्रंट एंड बना हुआ होगा, वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे होंगे और आपका वेबसाइट बेहतरीन चल रही होगी। मोनोलिथिक में ये पॉसिबल नहीं है, मोनोलिथिक में दोनों एक साथ चलते हैं। इवन आपको सिर्फ सर्वर चलाना होता है, फ्रंट एंड खुद ही चल जाता है। ठीक है, लेकिन अब उसमें सबसे बड़ा खतरनाक चीज़ क्या है कि अगर आपका सर्वर ब्रेक हुआ तो आपका फ्रंट एंड भी डाउन। डिस्ट्रीब्यूटेड में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप सर्वर की 3 कॉपीज़ बनाते हैं। सही है, एक सर्वर डाउन हुआ, दूसरा दूसरा सर्वर डाउन हुआ, तीसरा। इस तरीके से काम आजकल ज़्यादा होता है, और प्रोडक्शन लेवल और इंडस्ट्रियल लेवल जो काम है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में होता है। अब थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो गया है कि प्रोग्रामिंग में क्या है और कैसे होता है, और आपको ये भी समझ आ गई कि अभी तक आपने जो पढ़ा था वो प्रोग्रामिंग थी नहीं। सही है, सुन के थोड़ा बुरा लगता है कि 2-3 महीने तक आपने मेहनत की और अभी आपको पता लग रहा है तो अभी तो कुछ भी नहीं किया। हाँ, नहीं नहीं, अच्छा लगता है, करना भी चाहिए। सही है, तो हमने एक फोल्डर बनाया है नया जावास्क्रिप्ट का। बस अभी क्लास को एंड कर रहे हैं, बस अभी मैं आपको बता देता हूँ कि जावास्क्रिप्ट लिखना शुरू कैसे करते हैं, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम डायरेक्टली फिर बहस ना हो, लिखना शुरू कर दें। आपको ये प्लस का साइन तो याद होगा, पहले दिन जब आप आए थे तो आपको ये प्लस का साइन समझ में नहीं आ रहा था। अब अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको पता है ये प्लस का साइन क्या करता है। आप इधर प्लस का साइन लिखेंगे और आप अपनी फाइल का नाम लिखेंगे इंडेक्स, आप डॉट लगाते थे। पहले आपने लिखा HTML, तो क्या यूज़ हुई, HTML। फिर आपने लिखा CSS, तो क्या यूज़ हुई, तो अब आप यूज़ करेंगे JS, और एंटर हिट करेंगे। जब आपने लिखा JS, तो यहाँ पे ये JS का लोगो बना लेता है। ठीक है, अब JS का पहला पहला अगर आप देखेंगे तो वो कुछ ऐसे दिखती है। सही है, अभी आप इसको बस देखेंगे ये क्या हो रहा है, तो समझने की कोशिश ना करें फिलहाल। अब मज़े की बात यह है कि ये जो जावास्क्रिप्ट है बगैर HTML के नहीं चल सकती। सही है, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट फिलहाल प्योरली किसके लिए है, फ्रंट एंड के लिए।
ठीक है, उसके लिए आपको एक इंडेक्स की HTML की फाइल बनाना ज़रूरी है। इसमें आप सिंपली बॉयलर प्लेट कोड बना लेते हैं। बॉयलर प्लेट पता है क्या होता है? गुड। उसके बाद अब आपको इस HTML में जैसे आपने CSS अटैच की थी, अब आपको क्या अटैच करनी है? जावास्क्रिप्ट। तो आपके पास एक मखसूस एक टैग है जिसको हम क्या कहते हैं? स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट के अंदर SRC का एट्रीब्यूट है, और SRC का एट्रीब्यूट आपके लिए नया नहीं है। IMG के अंदर भी SRC का टैग होता था जिसके अंदर आप इमेज का पाथ देते थे। इसमें आप किसका पाथ देंगे? आपने एक चीज़ नोट की कि मैंने स्क्रिप्ट का टैग बॉडी के लास्ट में लगाया है, और ये हमेशा होता भी लास्ट में ही है। बॉडी का टैग ख़त्म होने से ठीक है टैप ऊपर। अब हम किसको चलाएंगे बेसिकली इस इंडेक्स की HTML की फाइल को? सही है। आपने कहा ओपन विद लाइव सर्वर। अभी आपका जो लाइव सर्वर है ओपन होगा, तो आपके पास लिख के क्या आ गया है? वेब इन डेव। और आप देखेंगे ये क्या, ये HTML में हमने लिखा था? नहीं लिखा था। ये किसने लिखा है बेसिकली? जावास्क्रिप्ट ने लिखा। जावास्क्रिप्ट जो है वो HTML और CSS दोनों से ज़्यादा पावरफुल है, तो वो HTML और CSS को रीराइट कर सकती है, तो चेंज कर सकती है, उसको बदल भी सकती है। ठीक है, क्योंकि वो खुद क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये आपका नॉर्मली जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन है। होपफुली आज जो भी मैंने बातें की उसमें से आपको 80% आप भूल जाएंगे। सही है, लेकिन आने वाले कुछ 1-1.5 महीने में आपको ये बार बार थोड़ा बहुत याद कराया जाएगा, और कल से हम लोग फुल फ्लेज आपका जो जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामर, जब ये कोर्स ख़त्म होगा तब आपको फील होगा यार अब हम प्रोग्रामर हैं। जब आप फिर कंपनी जाएंगे फिर आपको पता लगेगा यार अब तो कुछ भी नहीं आ रहा। तो ये आपके पास जावास्क्रिप्ट